ओके जी, गुड इवनिंग। सो मैं ऑडिबल हूँ आप सबको? तो ये सेशन मेनली उन बच्चों के लिए रखा गया है जिनके पास बहुत सारे क्वेरीज होते हैं, तो मैं तो आंसर करता ही रहता हूँ। तो मैं सोचा उन बच्चों को इनवाइट करते हैं जो ऑलरेडी अभी नए-नए आईआईटी में गए हैं, मतलब अभी जस्ट उनका 1 सप्ताह 2 सप्ताह हुआ होगा। आई थिंक है ना, फर्स्ट वीक ही हुआ होगा। तो उनसे इंटरेक्शन है ना, बहुत से बच्चे नंबर भी माँग रहे होते हैं, सर नंबर दे दीजिए, कुछ क्वेश्चन पूछना है। तो वो बच्चे जो जैम 2026 के एस्पिरेंट्स हैं, वो क्वेश्चंस आप अपना यहाँ पे पूछ सकते हो। ये लोग अपने तरीके से जो इनको समझ आएगा, इनका जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये क्वालिफाइड बच्चे हैं जो मतलब ऑलरेडी जो जैम अभी क्वालिफाई करके आईआईटी बॉम्बे या कानपुर या है ना, आई मेनली उन्हीं बच्चों को बुलाया हमने जो बॉम्बे कानपुर में हैं। और बाकी बहुत सारे बच्चे जो नहीं आ पाए, ये पोस्टर देख रहे हैं, ये जस्ट है ना कुछ बच्चे हैं जो उन्होंने एग्री किया है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद कहीं घूमने गए हैं या अवेलेबल नहीं हैं, तो उनको हमने है ना, या कुछ ऐसे भी आए हैं जिनका पोस्टर यहाँ पे नाम नहीं होगा, वैसे लोग भी हैं। तो इनवाइट तो हमने ऑलमोस्ट सबको किया था, लेकिन सबके अपने ना टाइम है, कुछ लोग बिजी रहते हैं। तो जो लोग अवेलेबल हैं, जो अभी है ना पॉसिबल जिनका था, तो वो लोग आए हैं, तो उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वन बाय वन। तो आई थिंक स्टार्ट करेंगे हम लोग। सो सबसे पहले जो लोग कंफर्टेबल हो, अगर हॉस्टल में हो, अगर वीडियो ऑन कर सकते हो तो यू कैन ऑन, है ना, वीडियो अपना ऑन कर सकते हो। बाकी लोग भी है ना। एंड वन बाय वन हम लोग थोड़ा पहले तो एक बार है ना आप बता दो, सो दैट लोग फैमिलियर हो जाएंगे कि आप कौन हो, एंड देन हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन मेनली रखेंगे। तो जो क्वेरीज रहता है, इस बार कुछ चेंजेस भी हुए हैं सिलेबस में, तो अभी आप लोग थोड़े कम सिलेबस पढ़ के पहुंच गए। उसके बाद अभी तो सिलेबस थोड़ा अपडेट हो गया है, देखा होगा आप लोगों ने ऑब्वियसली कि उसमें डिस्क्रिप्टिव ऐड हो गया है, नॉन पैरामीट्रिक ऐड हो गया है, स्टोकेस्टिक प्रोसेस ऐड हो गया है, 3 टॉपिक इसमें ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, सो कौन कौन सब लोग आए हैं? है भाई सब लोग? प्रियांशु, सिमरन, अर्का, अमन, और कौन लोग हैं यहाँ पे? प्रियांशु, सिमरन, अर्नव, जयिता, मान्या, अमन, अर्का, और कौन है? प्रदीप, वैभव, मंगलेश्वरी, देवज्योति, हार्दिक, शिवांगी, गौरव एंड अदर्स। कुछ और भी होंगे जिनका नाम यहाँ पे नहीं है, अगर वो लोग भी हैं सो यू कैन जस्ट टेल। ठीक है, सो एक मिनट। क्या भाई तुम लोग हो? मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं? बाकी लोग कहीं से स्टार्ट तो करना पड़ेगा, है ना? सो ये कुछ बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, कोई तो भाई इनमें से आ तो गए होंगे। चलो पहले एक्सपीरियंस से ही स्टार्ट करते हैं तुम लोगों के। सो अच्छा, वैभव हैं, है ना? तो जो लोग कंफर्टेबल हो यू कैन ऑन वीडियो ऑन कर सकते हो। हॉस्टल में तो कोई दिक्कत नहीं होती ना, हॉस्टल में सिंगल सिंगल रूम जनरली मिलता है, या 2 लोगों का मिल रहा होगा। अभी तो फर्स्ट ईयर में 2 लोगों का मिलता है। तो अच्छा, यहाँ पे 3 को दिया है कहाँ पे? कानपुर में? कानपुर में। अच्छा, कानपुर में एक रूम में, तो बड़ा रूम होगा कुछ वैसा होगा फिर तो, है ना? सो हाँ, बड़ा रूम है फिर। हाँ, तो अगर उसमें कैपेसिटी, हॉस्टल में थोड़ा शॉर्टेज रहता है, तो हॉस्टल में शॉर्टेज की वजह से वैसा होता है। अच्छा, प्रदीप भी हैं। कैसे हैं प्रदीप? सही चल रहा है आपका बॉम्बे में? हाँ सर, बढ़िया चल रहा बढ़िया चल रहा है। तानसा में हो आप लोग? है। हाँ सर। अच्छा, अमन भी है ना? सो कैसा लग रहा है? पहले सेमेस्टर की पढ़ाई कैसी चल रही है? वन बाय वन बात करेंगे, है ना? कानपुर से भी कई लोग हैं, यहाँ तो नाम लिखा ही है, कुछ लोग वैसे भी। सो कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? बस सर, चल रहा है। चल रहा है, समझ आ रहा है? नहीं सर, अभी तो वैसे क्विज पे क्विज भी डाल दिए अभी तो। हाँ, वैसे इजी जी अभी ये तो अभी, बट एक अभी 2-3 क्लास के बाद ही तुरंत लीव पड़ गया सर तो। क्योंकि अभी फर्स्ट सेमेस्टर में ना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है, और ये सबके साथ होगा, चाहे कानपुर में या बॉम्बे में जहाँ भी है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ऐसा फील होगा कि शायद आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ये सबके साथ होता है। तो ऐसा फील आ रहा होगा, सर्वाइवल वाला इशू रहता है ना? हाँ सर। और जो लोग थ्योरेटिकली स्ट्रांग नहीं, उनको ज़्यादा ऐसा फील आता है, जो बच्चे थोड़े थ्योरेटिकली स्ट्रांग हैं, क्योंकि जैम निकालने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करके निकल जाता है, लेकिन वहाँ सर्वाइव करने के लिए आपको थ्योरेटिकली स्ट्रांग होना पड़ता है, बिकॉज पढ़ाते तो वहाँ थ्योरेटिकली हैं सारी चीज़ें, बहुत थ्योरी डीप रहता है ना।
तो क्वेश्चन तो कराते नहीं हाँ। क्लास में, प्रोफेसर बहुत रेयरली कराते हैं, तो इस तरह से है। बाकी क्लासेस शुरू हो गई हैं? हाँ सर, 28 से ही हो गया था, 28 जुलाई अच्छा, से। तो अराउंड 1 वीक तो हो गया नहीं? सो 28 हाँ नहीं, हाँ। आपको बताइए वैभव, क्लास स्टार्ट हो गया? यस सर, 31 से स्टार्ट हो गया था अच्छा, हमारा। क्लास चल रहा है, तो कैसा लग रहा है? क्या क्या हाँ कोर्स है एक बार बता दो आपका, एक 1 बाई 1 देखते हैं। वैभव आप बताइए क्या क्या कोर्सेज हैं, याद है? सर, अभी रियल एनालिसिस है हाँ। और सर्वे सैम्पलिंग है और लीनियर अलजेब्रा है, फिर एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, और हम लोगों के यहाँ मॉड्यूलर कोर्सेज होते हैं, तो अभी एक सेम में लीनियर अलजेब्रा आधा पढ़ाया जाएगा, आधे सेम तक, मतलब जो सेमेस्टर वो मिड सेम होता है तब तक, और सर्वे सैम्पलिंग, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा का पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे मतलब ये 6 कोर्सेज हो गए, फिर इसके अलावा एक इंग्लिश का सब्जेक्ट है, तो इन टोटल 7 है। 7 है। इंग्लिश भी क्रेडिट कोर्स है और या ऐसे नॉन क्रेडिट है? इंग्लिश क्रेडिट क्रेडिट वाला है है, उसमें? सारे क्रेडिट के हैं, और मतलब एक आर है, आर प्रोग्रामिंग का भी है। तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं हो गया? मतलब 7 कोर्सेज हो गए अराउंड, नहीं? हाँ हाँ, मतलब हाँ। बॉम्बे में क्या क्या वही है प्रदीप, साथ। आपको याद है? बाकी लोग भी बता सकते हैं, अमन भी, जो लोग वीडियो शायद ऑन नहीं कर पाए, हो सकता है किसी हाँ हाँ, क्या क्या सब्जेक्ट है वहाँ पे बॉम्बे में, अभी क्या क्या चल रहा है फर्स्ट सेमेस्टर में? सर कॉम्बिनेटरिक्स है, हम्म, लीनियर अलजेब्रा है, और क्या रियल एनालिसिस था एक, तो प्रोबेबिलिटी है, 4 हो गए, 4 ही है? और आर है, प्रोग्रामिंग इन आर। मेन 5 है, बाकी नॉन क्रेडिट के 3 टू है। अच्छा। डेटा एनालिसिस यूजिंग आर है। अच्छा, तो वो कौन पढ़ा रहे? राधे सर कौन पढ़ा रहे हैं आप लोग इस बार? मोनिका भट्टाचार्य जी। अच्छा, मोनिका भट्टाचार्य जी, ये? अच्छा, हाँ, उनका हाँ, उनका हस्बैंड भी वहाँ पे ना, अयान भट्टाचार्य शायद, है ना? ऐसे भट्टाचार्य जी जो भी है, हाँ। सो ठीक है, तो सर बाकी मैं ओआर का बता देता हूँ। हाँ। अच्छा, ओआर ओआर, का हाँ, बता दे। ओआर में, अच्छा गौरव भी हैं, हाँ। बताइए क्या क्या है ओआर, गौरव, वहाँ पे क्या क्या कोर्सेज हैं ओआर में, एमएससी ओआर आईटी बॉम्बे में? हाँ। जैसे कि सर मेरे इस ओआर कोर्स में तो ज़्यादा इलेक्टिव भी है। अभी तो हमें इलेक्टिव ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, अगले सेमेस्टर में ज़्यादा इलेक्टिव होंगे। तो अभी इस सेमेस्टर में कोर कोर्स की बात करूँ तो उसमें प्रोबेबिलिटी स्टोकेस्टिक प्रोसेस पीएसपी जो हो गया, उसके बाद ऑपरेशनल एनालिसिस इलेक्टिव में आता है, वो एक हो गया इलेक्टिव। उसके बाद इकोनॉमिक्स है, उसके बाद अपना ऑप्टिमाइजेशन मॉडल हो गया कोर में, और 2 लैब्स हो गए, एक पाइथन का और एक मैथ मैथ लैब का। मैथ लैब का सिमुलेशन, तो ज्यादा लैब्स वगैरह ज्यादा है फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर से तो ज्यादा इलेक्टिव चालू हो जाएगी। मतलब एक तो प्रोबेबिलिटी तो एंड स्टोकेस्टिक प्रोसेस बताया आपने, एक मैटलैब है, एक हाँ, पाइथन है। मैथ लैब ये सब कोर कोर में आता अच्छा, बाकी कुछ ये तो स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, स्टोकेस्टिक पूरे स्टैट्स का हो गया, और बाकी जो है है। हाँ, आपके प्रॉब्लम जैसे पीएसपी का पार्ट 1 इसमें है, और पार्ट 2 सेकंड सेमेस्टर में। अच्छा। और उसके बाद इकोनॉमिक्स कोर में, ऑप्टिमाइजेशन मॉडल कोर में, पाइथन का लैब कोर में, उसके साथ मैथ मैथ लैब का कंप्यूटेशनल लैब है, तो वो भी कोर में है। और ऑपरेशनल एनालिसिस हमने यूज किया एज एन इलेक्टिव। तो वहाँ फर्स्ट सेम में इलेक्टिव शुरू है? हाँ, फर्स्ट सेम से, और सेकंड सेम से तो तीन तीन शायद होंगे। अच्छा, तो कितने कोर्स हो गए टोटल आपके? इधर शायद कितने, 4 5 6 शायद हो गए। 6 हो गए ना? तो बॉम्बे में 5 कोर्स है, यहाँ 6 है, उसमें 7 है, लेकिन ठीक है, सबके लिए है, तो वैसा कोई पर्टिकुलर बच्चे के लिए तो है नहीं। बाकी ठीक है, मंगलेश्वरी ने वीडियो ज्वाइन, ठीक है मंगलेश्वरी आप? सर मैं बाहर हूँ इसीलिए कैमरा ऑन नहीं कर पा, हाँ हाँ। क्योंकि वो टी शर्ट लेने जा रहा हूँ, तो रास्ते में हूँ, दिखूंगा नहीं। क्या गौरव क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आया? वो टी शर्ट लेने जा एस12 रहा जा रहे हूँ। हैं टी शर्ट लाने। ओके। तो हाँ, बाहर हूँ तो दिखूंगा नहीं आपको, अंधेरा है इधर कोई नहीं, अभी बहुत। पहुंच जाओ रूम पे, अभी तो चलेगा सेशन, 1 1.5 घंटे चलेगा, 11 बजे तक चलेगा, तो जब आराम से है ना, जब बैठ के फिर बात करना।
सो वन बाय वन शुरू करते, एक बार पहले अपना इंट्रोडक्शन बता देना, सब लोग ऐसे बता ही चुके होंगे लोग, देख फिर भी एक बार है ना इंट्रोडक्शन कर लेंगे, देन विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। बाकी जो बच्चे 26 के एस्पिरेंट है, जो भी मन में क्वेश्चन है आप चैट में पूछ लो, नहीं तो अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। एक बार हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं जो लोग अभी हैं, तो कुछ लोग दिखे हैं यहाँ पे, बाकी पार्टिसिपेंट है ना उसमें ढूंढना पड़ेगा कौन कौन है। सो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सो मंगलेश्वरी आप ही हैं, स्टार्ट कीजिए, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए और फिर सब लोग अपने बारे में बताएंगे, जो भी आपके मन में होगा, जैसे आपका जो एक्सपीरियंस है और जो आपको लगता है एडवाइस आप दे सकते हो एस्पिरेंट्स को, एक बार अपने अपने तरफ से बता दो, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे, है ना। सो वन बाय वन अब मतलब जस्ट एक बार बता दो, कुछ लोगों के साथ सेशन ऑलरेडी हो चुका है तो वो ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, दूसरे वीडियो में उनका होगा भी, स्टिल एक बार इसमें है ना इंट्रोडक्शन और आपकी जो जर्नी रही है और आपने क्या सीखा, क्या बच्चों को बताना चाहते हैं, सो जो भी आपको लगता है व्हाट यू वांट टू शेयर, तो वो करके फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, ठीक है। सो कहीं से स्टार्ट करते हैं जी। Good evening, sir. गुड इवनिंग। हाँ, So, hello everyone. I am Mangleshwari. Currently, I am pursuing my MSc in Statistics from IIT Kanpur. तो मैंने मैथ्स टेस्ट से प्रिपरेशन करी थी और एकलव्या 1 बैच में थे। सर के साथ मतलब कंटिन्यू लाइव लेक्चर किया, कोई भी लाइव लेक्चर मिस नहीं किया। मॉक टेस्ट भी मतलब ठीक ठाक क्वांटिटी में लगाए थे, ऑलमोस्ट 30 FLT और वही 40 to 45 मतलब टॉपिक वाइज लगाए थे, जो जो टॉपिक वीक थे बस उसी के, और PYQ सर के साथ करते चले गए थे। सर के साथ नोट्स और PYQ बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे रहते थे। डाउट क्लासेस ज़्यादा ज्वाइन नहीं किए क्योंकि सर के लेक्चर से मेरा मतलब काम हो जाता था मोस्टली, और बच्चों से डिस्कशन करके भी मैक्सिमम हो जाता था। हाँ, ये बोलेंगे कि मतलब सर से अगर तुम लेक्चर ले रहे हो, रेगुलर क्लासेस कर रहे हो, उसके नोट्स बना रहे हो, और जब वो बोल रहे हैं कि PYQ करो, तुरंत PYQ स्टार्ट कर दो, जब वो बोल रहे डिस्कशन होगा तब तक PYQ कंप्लीट कर लो। उसके बाद आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरे मार्क्स और रैंक दोनों कम थे, तो वो मेरी मिस्टेक थी, बट सर जिस तरह से पढ़ाते हैं इनफ है, तुम्हारे लिए जैम हो जाएगा तुम्हारा। ओके सर, ठीक है, बहुत अच्छा बोला आपने। फिर भी आपके जो रैंक है, देखो 3000 बच्चों में अगर आप 100 के आसपास भी रैंक ला रहे हैं तो बड़ी बात है कि 3000 में टॉप 100 टॉप 150 में आना है ना, टॉप 200 टॉप 300 में आना बड़ी बात है ना, क्योंकि यहाँ पे 3000 बच्चे हैं, सीटें 100-150 अराउंड अगर सब मिला लोगे, IITs में तो 128 सीटें सब मिला के हैं, तो वैसा है। तो फिर भी आपका रैंक अगर 100-200 में आ रहा है तो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि कॉम्पिटिशन है ना, कि इट्स नॉट लाइक सब लोग फर्स्ट रैंक तो ला नहीं पाएंगे, तो रैंकिंग तो वैसे ही होगी 1 से लेके 3000 तक, अगर सबकी रैंक किया जाए, रैंकिंग किया जाए, तो फिर भी आप लोग अच्छे, मतलब आपने मेहनत किया है इतने बच्चों में, 3000 में अगर आपके 100 के आसपास रैंक है, इट्स गुड, तो अच्छा है। और आप कानपुर पहुंचे हैं तो ये सक्सेस है मेन। अभी देखो रैंक का रोल बस एडमिशन तक था, अभी आप वहां चले गए, आपको पता चलेगा जो टॉप रैंकर आपके क्लास का, उसका मार्क्स सबसे कम आ रहा है, कुछ बच्चे जो खराब रैंक है वो सबसे अच्छे आ रहे हैं, तो ऐसा अभी आपको दिखेगा, तो वहां दोबारा रैंकिंग होगी क्लास में। अभी बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं, मुझे कॉल भी करते हैं कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा, जैम में तो पढ़ के आए थे, यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो ये होगा अभी मेनली कुछ बच्चों के साथ जो बहुत एकेडमिकली अच्छे रहे हैं, BSc में जिन्होंने बहुत अच्छी तरह पढ़ाई की है, थ्योरेटिकली उनको सारी चीज़ें समझ आती हैं। यहाँ तो जैम में था, क्वेश्चन करके हम कर लेते थे, वहाँ आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। हम भी उन्हीं बच्चों को, मैं भी IIT दिल्ली में रहा हूँ, बॉम्बे में रहा हूँ, MSc 2 बार किया है, दोनों में एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ या बिलो एवरेज ही रहा हूँ, है ना। जैसे कुछ बच्चे फोन करते बोलता हूँ मैं भी वैसे ही रहा हूँ। तो जिन लोगों को सर्वाइवल क्राइसिस आ रहा है उनके लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बस एक ही तरीका है, टिके रहो, तुम खुद से नहीं छोड़ोगे, सुसाइड नहीं करोगे तो डिग्री मिलेगी, है ना। हालांकि MS में सुसाइड रेट बहुत कम है, बीटेक वाले करते रहते हैं, सुसाइड करने की जरूरत है नहीं, मतलब ये है कि बहुत ज्यादा चीजों को दिल पे नहीं लेना है, कुछ होते हैं लेकिन वो तुम ऐसे करने की जरूरत नहीं है, फेल हो जाओ क्या दिक्कत है, लेकिन जिंदगी से बड़ी डिग्री थोड़ी है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं ना ऐसे भी नए में उनको बहुत दिक्कत होती है कि सर कैसे करे, क्या करे, समझ नहीं आ रहा है, तो बस एक ही तरीका है कि टिके रहो, बाहर निकलोगे डिग्री लेके तो उसकी बहुत वैल्यू है ना। वहां पे तुम्हें लगेगा कुछ नहीं हो पा रहा है, इट्स ओके, क्योंकि IIT इसलिए फेमस है क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है, करिकुलम है, पढ़ाने का तरीका है, जो वहाँ प्रेशर दिए जाते हैं बच्चों पे, तो जो बच्चा झेल गया तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, है ना। जैसे मैं ही तुम्हें बता रहा हूँ, मैं बिलो एवरेज बच्चा रहा हूँ, IIT बॉम्बे में भी, IIT दिल्ली में भी। IIT दिल्ली में बॉटम में था, मैं अगर बता दूं, वैसे तो मैं IIT दिल्ली में 50 बच्चों में लास्ट 5 में मेरे मार्क्स थे। बॉम्बे में आओगे तो बॉम्बे मेरे 7.5 CGPA हैं, दिल्ली में एग्जैक्टली 6 CGPA थे, तो वैसे ही तो अंदाजा लगा लो। जैसे अभी कुछ लोग, अंकिता धरकर बॉम्बे में मेरी क्लासमेट थी जो भी PhD वहाँ से कर रही है, अभी भी कर रही है, तुम पूछोगे वो टॉपर रही है जो बॉम्बे में जो लोग, तो वैसे वो क्लास की टॉपर रही है, मैं बिलो एवरेज बच्चा रहा हूँ वहाँ पे, ऐसा है। फिर भी मैं कुछ ना कुछ ठीक ठाक लाइफ में कर रहा हूँ, है ना, ऐसा है। तो जो अच्छे बच्चे हैं तो वो और अच्छा करोगे, मेरे क्लास के जो बहुत अच्छे बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इट्स ओके, है ना। बाकी है आप IIT पहुंच गए, दैट्स अ गुड थिंग।
नेक्स्ट पर किसी पे आते हैं, कोई अमन बताना चाहोगे या जो भी है, वन बाय वन। हाँ, वन बाय वन एक एक करके। और कौन है नेक्स्ट? आई थिंक हाँ मतलब प्रदीप, आप एक बार बता दीजिए। आप तो पहली बार ज्वाइन किए हैं, मंगलेश्वरी भी पहली बार ही ज्वाइन किए, इन लोगों के साथ सेशन नहीं हो पाया था पहले, तो अगर अवेलेबल है तो एक बार अपने बारे में बता के फिर आपकी क्या जर्नी रही है तो है। और कौन है बाकी? जयिता, आप तो कई बार आ चुके हैं। हाँ अमन बताओ एक बारी। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ तुम्हारी आवाज आ रही, बताओ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमन कुमार है और मैं बिहार से हूँ। और तो मेरा बैकग्राउंड बेसिकली मैं बता ही देता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया बीएससी में, ना ही मैथ और ना ही कुछ नहीं, एकदम जीरो। तो उसके बाद भी हो गया ओनली फॉर मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस से। और क्या होता है, कैसे प्रिपरेशन किया यही है पूरा जाम। और यहाँ एकेडमी हाँ वाला भला सिर्फ स्टार्टिंग के जब 6-7 मंथ है तो मतलब 15-20 क्वेश्चन भी इनफ है। जब लास्ट के 1 मंथ 2 मंथ है तो फिर हाँ कंटिन्यू टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट सीरीज तो फिक्स था और पीवाईक्यू तो हाँ वो 2 दे देता था, क्योंकि वो फिर रिवीजन उसको टाइम नहीं लगता था पीवाईक्यू देने में। देखते थे हाँ ये ऐसा होगा, खत्म। 2 ईयर का पीवाईक्यू और 1-2 टेस्ट सीरीज हो जाता था लास्ट के 1-1.5 मंथ में। सो अमन अभी बॉम्बे में है और इसने कभी कोई किताब नहीं पढ़ा है जैम प्रिपरेशन में, ये पहली बार बॉम्बे में जाके किताब पढ़ रहा है ना। तो ये बता रहा सर मैंने आज तक कभी किताब खोला ही नहीं, जैम प्रिपरेशन कोई किताब नहीं खोला। जो आपने पढ़ाए, जो पीवाई कराया, जो टेस्ट कराया उतना ही किया, उतना ही काफी था। 41 रैंक था इसका तो हो गया। कभी इसने बीएससी में ढंग से पढ़ा नहीं, बस वो हमारे यहाँ बिहार में ऐसी बीएससी हो जाती है, मतलब स्पेशली जो बिहार में एडमिशन लेते हैं बच्चे वहाँ पे तो ऐसा है। तो वैसे ही था, लेकिन फिर भी मेहनत करके क्वेश्चन सॉल्व कर करके वहाँ है। अब किताब वहाँ पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पढ़ाने का उनका तरीका प्रोफेसर का अलग होता है, थ्योरेटिकल होता बहुत अलग है ना। वो तो आते हैं बोल के चले जाते हैं क्या बताएं वही समझे। लेकिन कोई नहीं, शुरू में थोड़ा क्राइसिस आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस टिके रहो। हर तरह के बच्चे वहाँ पे पहुँचते हैं। अब धीरे धीरे वहाँ पे जिस तरह जो बच्चे सस्टेन कर पाएंगे उसके हिसाब से होगा, बाकी टिके रहोगे तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट किसी बच्चे पे जो बताना चाहे। जयिता, आपका साथ कई बार मीटिंग हो गया है, जयिता के साथ 2-3 बार हो चुका है है ना। तो इनके साथ एक बार अभी आईएसआई के लिए भी, आईएसआई में है जयिता एक्चुअली अभी, इनका है ना कानपुर में मिला था इनको। सो इन्होंने इनके साथ 2-3 मीटिंग, एक सिंगल भी किए थे, अकेले जो मीटिंग हुई थी उसमें इंटरेक्शन किया था, फिर बाद में आईएसआई के लिए भी हुआ था। स्टिल आपको शेयर करना चाहो एक बार फिर से बता दो, कुछ नए बच्चे होंगे तो। Hello everyone, I am Joyita and currently I am pursuing my masters from ISI Delhi. तो अभी जैम के लिए मैंने मॉक टेस्ट सीरीज में इनरोल किया था, तो मैंने जैसे बोला कि मॉक टेस्ट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। उसके वजह से मुझे टाइम मैनेजमेंट का पता चला है, कौन से सेक्शन को कितने एफर्ट से अटेम्प्ट करना है ये सब पता चला है। एंड मॉक टेस्ट में डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं सर के, एंड उसमें सॉल्यूशंस भी दिया होता है, तो वो भी मुझे बहुत उससे भी मुझे बहुत हेल्प मिला है। तो ये मेरा जर्नी। ठीक है, थैंक यू। बाकी अच्छा लग रहा है सही में, आपको दिक्कत तो नहीं आ रही है उसमें वहाँ पे पढ़ समझने में कुछ? नहीं, थोड़ा बहुत आ रहा है बट ठीक है, हो जा रहा है। हाँ ठीक है। वहाँ आईएसआई दिल्ली में ईसा देवान मैम है, उनका रिसर्च एरिया, मेरा रिसर्च एरिया कॉमन, बड़े लाइबिलिटी फील्ड में काम करती हैं। ईसा देवान को जानते हैं? वहाँ फैकल्टी है ना, उनका नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स उनका एरिया है। क्योंकि मैं उनसे 1-2 बार मिला हूँ कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, ऑल द बेस्ट आपको। नेक्स्ट कौन? आई थिंक और कौन है इसमें? प्रियांशु, एक बार बताना चाहोगे? अवेलेबल हो आप? यहीं से देख लेते 1 बाय 1। हाँ बताइए एक बार अपना जर्नी और कैसे कैसे आपका रहा। बाकी सेशन आपके साथ कर चुके हैं एक बार ऑलरेडी, लेकिन ठीक है दोबारा हो जाए, कुछ नए बच्चे होंगे तो उनके साथ। एक बार बता दो अपने बारे में और कैसे क्या आपका रहा जर्नी। जी हाँ सर, हेलो एवरीवन, मैं प्रियांशु अग्रवाल हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ एंड करेंटली मैं एमएससी स्टैटिस्टिक्स कर रहा हूँ बॉम्बे से। तो मैं एकलव्य 2 बैच में था, तो मैंने
मई के एंड या फिर जून में स्टार्ट किया था सर का बैच। एंड मोस्टली प्रिपरेशन के लिए वही करता था कि पीवाईक्यू सारा कर लिया एंड यूनिट वाइज मॉक और फुल लेंथ मॉक, यही सब मेन था। फुल लेंथ मैंने 15 से 20 दिए होंगे एंड यूनिट वाइज भी मैंने करीब हाँ वो भी 15 तो दे ही दिए होंगे। और क्या, बाकी नोट्स वगैरह पढ़ते रहना पड़ता है। बुक्स नहीं भी फॉलो करने से चल जाता है, सर जो पढ़ाते हैं उसी का नोट्स बना के पढ़ लेना काफ़ी है। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है जैम का पढ़ने का। बाकी आप अकेडमिकली अच्छा रहे हैं, BHU में भी आप है ना बहुत अच्छे स्टूडेंट्स में वहाँ रहे हैं, मतलब लाइक मुझे पता चला कि आप टॉपर रहे हैं क्लास के, तो ऑलरेडी उसका एक है ना वो रहता है, तो वो शायद बेनिफिट आपको बॉम्बे में भी देगा, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई तो एकेडमिक में है ना, एंट्रेंस निकालना थोड़ा अलग अप्रोच चाहिए, एकेडमिक में सर्वाइव करने का थोड़ा अलग अप्रोच चाहिए, क्योंकि एकेडमिक में प्रूफ थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो ये है, बाकी आपको तो दिक्कत नहीं आ रही समझने में जो पढ़ा रहे हैं टीचर्स? अभी तो ठीक चल रहा है, बस लीनियर अलजेब्रा के सर थोड़े अलग लग रहे हैं। अच्छा, ये मुझे पता हरिहरन सर पढ़ा रहे हैं, नहीं मैं पूछा हाँ था। हरिहरन सर है। हाँ वो आते हैं एक इक्वेशन देके उस पे लेक्चर देके चले जाते हैं, क्या करना है अब कर लो तुम सब। हाँ, तो IIT का एक तो और मंत्र मैं आप लोगों को बताऊंगा कि खुद पे डिपेंड करना पड़ेगा, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम प्रोफेसर कि वो तुम्हें पढ़ाएंगे, और एग्जाम में भी वो ऐसी चीज़ें आएगा जो उन्होंने पढ़ाया नहीं होगा, जनरली नई चीज़ें ही आएंगी, तो वो आपको खुद का दिमाग लगाना है, उसमें ये होता है ना। बाकी अभी क्विज विज होंगे, समझ आ जाएगा कि जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उनके भी मार्क्स 10 में से किसी के 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आते हैं। जो बच्चे बहुत अच्छे हैं उनका 10 भी आता है, वो एक का दुक्का बच्चा होता है, वो पता चल जाएगा भी, तुम जब क्विज विज दोगे तो पता चल जाएगा कि तुम्हारा क्या लेवल है IIT के कोर्स करिकुलम के हिसाब से, तो एक दो क्विज देने के बाद समझ आ जाएगा आपको। ये है, सेम कानपुर में भी होगा, क्योंकि वहाँ भी बहुत है ना करिकुलम वैसे ही वास्ट है, दोनों जगह है, क्योंकि पढ़ाते तो वैसे ही हैं। ठीक है, लेकिन हो जाएगा, आप लोग हैं, क्योंकि उन्हीं बच्चों में से जो आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, 48 सीटें थी ना, तो 48 में 44 40 बैच में अभी कितने बच्चे आए हैं आपके क्लास में, अभी कितने बच्चे हैं टोटल? 44 है ना, हाँ कुछ छोड़ दिए होंगे, आई थिंक सीटें शायद 48 हैं, 62 कानपुर में है, 48 सीटें थी, जिसमें 4 बच्चे एडमिशन नहीं लिए होंगे, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जो मतलब लीव नहीं किया होगा सीट, या आए नहीं होंगे, या कुछ वजह रही होंगी, खाली रह गया होगा 4 सीटें, ऐसा है किसी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट आई थिंक मान्या भी है, सो मान्या डू यू वांट टू शेयर? हाँ सर। तो आप थोड़ा बताइए कैसे कैसे रहा आपकी जर्नी, और क्या बच्चों को बोलना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? लाइक मैंने कुछ इतना खास मेरे जितने पीयर्स हैं उतना प्रिपरेशन तो नहीं किया था, तो लाइक मैंने बहुत कम टाइम में स्टार्ट किया था, तो 3 महीने से कुछ, तो उसमें मैंने प्रिपेयर किया था एंड लाइक 1.5 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट किया एंड लाइक मॉक्स पे ज़्यादा मैं फोकस थी। हाँ, मॉक पे आपने तो ज़्यादा लाइक फोकस किया। हाँ, तो आई वुड से कि प्रैक्टिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे लाइक सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होता, देयर इज ऑलवेज समथिंग लेफ्ट बिहाइंड, लाइक कुछ ना कुछ रह ही जाएगा, तो मॉक्स और प्रैक्टिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी मेरे ख्याल से। ओके, एक क्वेश्चन बच्चा पूछता है, गेट में आपके 5 रैंक थे, तो जैम में आपके 36 रैंक है नहीं, और गेट में 5 रैंक है, तो गेट के लिए आपने कुछ अलग से प्रिपरेशन किया, या ऐसे एग्जाम दे दिया और रैंक आ गया 5? सर लाइक गेट के लिए मैंने एज सच लिटरली कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, लाइक मैंने नोट्स भी नहीं देखे थे उस दिन, तो एकदम बस उठ के चली गई थी एंड लाइक प्रेशर नहीं था मेरे ख्याल से, इसकी वजह से उसमें मैंने ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया। जैम में बहुत प्रेशर लेके गई थी एंड एग्जाम में पेपर भी डिफिकल्ट आया था, तो पैनिक हो गया एंड उसमें थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो गया। पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, हाँ वो पैनिक हो गए तो उसमें थोड़ा नुकसान हो हाँ जाता है, और 1-2 मार्क्स से बहुत रैंक का गैप आ जाता है स्पेशली। हाँ हाँ। ठीक है, थैंक यू, बट हाँ, तो आपका कोर्स सही चल रहा है, आप तो कानपुर में है आप, है ना? हाँ सर, कानपुर। सही चल रहा है वहाँ पे, समझ आ रहा है सब? सर स्टैट्स वगैरह तो आ रहा है, बट मैथ्स में थोड़ा लाइक रियल और लीनियर थोड़ा ऊपर से जा रहा है सर के। बिकॉज इनका टीचिंग अप्रोच एब्स्ट्रैक्ट होता है, और चूंकि वो मैथ के हाँ प्रोफेसर है तो उनका थोड़ा बहुत ज़्यादा डीप पढ़ाते हैं वो लोग एब्स्ट्रैक्ट वे में, तो जो हमें आदत नहीं होती, आप तो स्टैट्स बैकग्राउंड के हैं, तो आप हाँ स्टैट्स अच्छे से पढ़े हैं, सेम बाकी बच्चों के लिए भी यही कह रहा हूँ मैं जो बॉम्बे कानपुर में है, इसलिए मैथ्स में होता है लीनियर में समझ नहीं आ रहा बॉम्बे में, क्योंकि वो मैथ्स के प्रोफेसर है, उनका लेवल इतना हाई है कि वो थ्योरेटिकली चीज़ें बोल के चले जाते हैं, और जिन बच्चों का उतना थ्योरेटिकल लेवल नहीं है उनको समझ नहीं आता बोल के आ रहे हैं, तो ये थोड़ा रहता है, लेकिन हो जाएगा क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हैं, तो थोड़ा वर्क करेंगे, वही है जो ट्यूटोरियल सीट जो सर देते हैं, IIT में ट्यूटोरियल सीट का सिस्टम है, जो हम लोग असाइनमेंट देते हैं जैम में, तो वैसे ही वो ट्यूटोरियल सीट देते हैं वो लोग,
तो 12 सीट आपको सॉल्व करना है, उसमें भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो शायद होंगे नहीं, तो जो टीए होते हैं, टीचिंग असिस्टेंट, उनके या प्रोफेसर से भी हेल्प ले सकते हैं, या क्लासमेट के साथ। जैसे ग्रुप स्टडी आईआईटी में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ आईआईटी से बहुत ज़्यादा, आईआईटी में आप फैकल्टी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू प्रिपेयर ऑन योर ओन लेवल, अपने लेवल पे ही आपको करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। दोस्त वहाँ बहुत काम आता है, ग्रुप आपके जो होंगे, जो फ्रेंड सर्कल होगा वो बहुत काम आएगा और वो हेल्प करेगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, कहीं से रिसोर्स जुटाओ, वो करो, है ना, इस तरह से है, लेकिन कर लेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सो नेक्स्ट जो है और कौन रह गया? अर्नव है, सिमरन, अर्नव, सिमरन। यस सर। अर्नव बताइए थोड़ा अपने बारे में। आपके साथ ही पहला इंटरेक्शन है आज, मान्या के साथ ही पहला इंटरेक्शन था उधर, है ना, प्रदीप और ये मंगलेश्वरी, इन लोग पहली बार ज्वाइन किए हैं। तो थोड़ा बताइए एक बार अपने बारे में और कैसे कैसे आपका जर्नी रहा, क्या बच्चों को बताना चाहेंगे कुछ? हेलो एवरीवन, आई एम अर्नव। मैंने अपना बीएससी स्टैटिस्टिक्स किया है बीएचयू से। अभी मैं एमएससी कर रहा हूँ आईआईटी बॉम्बे से। एज सच तैयारी के लिए मैंने तो बस सवाल प्रीवियस ईयर ही सॉल्व किया, बाकी नोट्स बना लेता था, थोड़ा छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लेता था। और आपका टेस्ट सीरीज मेरे को बहुत हेल्प किया, मतलब वो टाइम मैनेजमेंट के लिए अच्छा है। और एज सच और कुछ खास किया नहीं। ठीक है, प्रियांशु के आप शायद साथ थे तो वैसे, है ना, डिस्कशन थोड़ा हो जाता है ना। सो प्रियांशु और अर्नव क्लासमेट है बीएचयू में, तो ठीक है, बाकी अच्छा चल रहा है आपका वहाँ पे अभी? ठीक है, नेक्स्ट सिमरन। हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान। मैंने currently I am pursuing MSc Statistics from IIT बॉम्बे। और प्रिपरेशन में सिलेबस तो सर के लेक्चर से किया है। मैं एकलव्य 1 बैच में थी, तो मैंने रेगुलर लेक्चर्स देखे हैं, रिकॉर्डेड देखती थी, लाइव का थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था, बट रेगुलर बेसिस पे देखे हैं। तो सिलेबस वहीं से किया है, नोट्स बनाए हैं। बुक एज सच मैंने कोई बुक फॉलो नहीं की, उसकी जरूरत भी नहीं लगी। लाइक मॉक यूनिट वाइज टेस्ट होते थे, पीवाईक्यू होते थे, फिर मॉक टेस्ट थे, तो सफिशिएंट था, बहुत कुछ था करने को, बुक की जरूरत नहीं लगी। तो बस यही था। और जब लेक्चर देखती थी साथ में पीवाईक्यू और यूनिट वाइज टेस्ट चल रहे थे, और जब सिलेबस हो गया तो मॉक टेस्ट। तो बस यही था। अभी आपको समझ आ रहा है वहाँ पे? हाँ, ठीक ठाक आ रहा है, पर हो जाएगा मैनेज, ठीक है। हाँ, जैसे मेहनत करके जैम में रैंक लाया वैसे वहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि मेहनत से बड़ा कुछ तो है नहीं, है ना, तो पढ़ना ही है, तो वो तो करके हो जाएगा। मतलब कोशिश करेंगे। आपका स्पेशली मैथ्स बैकग्राउंड भी रहा है ना, तो आपका थोड़ा मैथ हो सकता है शायद उतना दिक्कत ना हो जितना स्टैट्स बैकग्राउंड वालों को दिक्कत हो, ये है। और स्टैट्स तो आप पढ़े ही हैं, बाकी पढ़ के तो हो ही जाएगा। ये है कि वहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे का जर्नी तो कर ही लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्या होगा? प्रियांशु हो गया, सिमरन, अर्नव, जयिता, मान्या, अमन, अर्का है। ये अभी तो हीरानंदिनी घूम रहा था, स्टेटस देख रहा था मैं इसका, हीरानंदिनी मार्केट में। तो दूसरा प्रदीप थे। प्रदीप एक बार बता दो आप ऐसे ही अपने बारे में और कैसे प्रिपेयर किया ना। आप अनअकैडमी पे भी थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं बोलने में, हर्ष मेरा दोस्त ही है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। है प्रदीप? सो मेनली ये शुरू में था, आई थिंक अभी मिस हो गया। बता सकते हो अपने बारे में, कैसे आपने प्रिपेयर किया और कैसे क्या रहा, क्या बच्चों को आप बताना चाहेंगे, तो वैसे बता सकते हो। एक्चुअली प्रदीप लास्ट 2024 में हमारे यहाँ थे, फिर 25 में आई थिंक सिर्फ मॉक टेस्ट में थे हमारे यहाँ, और 25 में ये अनअकैडमी पे जो हर्ष है, हर्ष जायसवाल, मैं दोस्ती है, मतलब हम लोग दोस्ती हैं, इस फील्ड में हैं, तो उसके यहाँ क्लासेस कर रहा था। तो वैभव तो थे, एक बार बता दीजिए वैभव। यस सर, हेलो एवरीवन। तो मैंने अपनी बैचलर्स डीयू से करी है, हिंदू कॉलेज से, स्टार्ट्स में, एंड अभी मैं आईआईटी कानपुर में हूँ। और मैं मतलब एज सच प्रिपरेशन का तो कुछ सीन था नहीं। मैंने 1 साल 24 में करी थी, उसमें 123 रैंक आई थी। एंड इस साल तो मेनली डाउट की वजह से हुआ, डाउट सॉल्विंग की वजह से एंड मॉक टेस्ट की वजह से। और तो कुछ मैंने ऐसी खास प्रिपरेशन नहीं करी थी। डीयू में फर्स्ट ईयर चल रहा था मेरा, तो उधर ज़्यादा फोकस था, तो बस पेपर दे आया था। हाँ, क्योंकि आप डीयू में ऑलरेडी थे तो फिर यहाँ एग्ज़ाम दे दिए। लेकिन हाँ, मतलब वो है कि थोड़ा इस बार मतलब पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, शायद इस वजह से हो सकता है आप शायद वैसा पैनिक वैनिक कर गए होंगे ना, और अच्छा आ सकता था नहीं? हाँ, मतलब सर ऐसे कुछ ऑफिशियल प्रिपरेशन भी नहीं थी, और उस दिन भी सर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में ही था। जैसे मतलब डाउट्स वगैरह लेते थे तो ग्रुप पे जैसे आते थे, तो वो सीधे मतलब देखा और ऐसे ही आंसर बता दिया। तो वहीं पे भी वहाँ बैठ करके भी सेम चीज़ हुई 2-3 क्वेश्चंस में, कि ऐसे देखा कि अरे ये आंसर होगा,
बस उस चक्कर में, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में 3-4 वो हो गए, और 1-2 आंसर मैंने सेव नहीं करे थे, तो उसके चक्कर में भी थोड़े नंबर कट गए, तो 5-6 नंबर का टोटल लॉस हुआ था वो मेरा। हाँ, 5-6 नंबर रैंक में बहुत कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली टॉप के जो बच्चे हैं उनके में। ठीक है, नेक्स्ट मंगलेश्वरी का हो गया है, देवज्योति है आई थिंक। इसके साथ भी, देवज्योति के साथ भी 2 सेशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये देवज्योति ISI कलकत्ता में है, सो ही इज आल्सो इन ISI करेंटली। हाँ सर हूँ। अच्छा, हाँ जी। Hi everyone. My name is Devjyoti Mondal. I have completed my BSc Statistics honors from Ashutosh College, Kolkata. Now currently I pursuing my MSc MStat degree from ISI New Delhi. तो जैम के लिए सिर्फ संतोष सर की लेक्चर्स देखो, ढंग से PYQ करो और DPP सॉल्व करो, सेल्फ से DPP सॉल्व करो, हो जाएगा। जैम प्रिपरेशन उतनी कठिन नहीं है। ओके, बाकी आपका सही चल रहा है ISI में? हाँ सर, सही चल रहा है। सही चल रहा है, गुड। नेक्स्ट है हार्दिक। हार्दिक है, हार्दिक IIT कानपुर में है। हेलो सर। जी जी वैभव। अरे मैं नहीं सर, मेरे ही साथ बैठा है। अच्छा, दोनों साथ में बैठे एक ही सिस्टम पे? ओ हाँ सर। अच्छा, ठीक है, बताइए। अगर पॉसिबल हो तो कैमरा ऑन कर सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए अगर पॉसिबल हो तो। हाँ बताइए। Yes, sir. So hello everyone, my name is Hardik and I completed my bachelor's in statistics from Ramjas College। और प्रिपरेशन का तो मैंने लाइक मॉक टेस्ट ये दिए थे लास्ट के 1 मंथ में, और PYQ सॉल्व करते थे मोस्टली। लाइक मैं कॉलेज के साथ साथ ही कर रहा था, तो मेरे को एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने का टाइम नहीं मिला था कभी। बाकी जब भी टाइम मिलता था थोड़ा बहुत DPP वगैरह करते थे, और बाकी तो मेन PYQ और मॉक टेस्ट ही करते थे। यही है। बाकी अभी क्लासेस समझ आ रही है वहाँ पे, सब सही? अभी तो सर 2 दिन ही हुई है तो। अच्छा, अभी 2 दिन में। कौन कौन पढ़ा रहे हैं बताइए? टीचर है। प्रोफेसर का नाम याद है? कौन सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहे हैं? सर सैम्पलिंग वो पढ़ा रहे हैं नीरज सर। नीरज मिश्रा सर। नीरज मिश्रा सर मेरे सुपरवाइजर के सुपरवाइजर हैं, मतलब मैंने जिनके अंडर PhD किया है उन्होंने उनके अंडर PhD किया है। हाँ वो तो अलग ही सर पढ़ाते हैं, वो अलग ही लेवल सैम्पलिंग वाले। हाँ, तो काफी सीनियर प्रोफेसर हैं। और PS राज करके एक सर हैं, वो भी मतलब सीनियर ही हैं, और शलभ सर की जगह वो ले रहे हैं सैम्पलिंग, नीरज सर ले रहे हैं इस बार। अच्छा, शलभ सर कहीं प्रोजेक्ट के लिए गए हैं। और कौन से सर हैं, और तो याद नहीं आ रहा है ऐसे। दूतिका मैम कुछ पढ़ा रही हैं? दूतिका मैम आर नहीं पढ़ा रही, आकाश आनंद सर पढ़ा रहे हैं। अच्छा, सीनियर पढ़ा रहे हैं, सीनियर को आर पढ़ाए थे वो। सीनियर आकाश आनंद सर पढ़ा रहे हैं। दूतिका मैम ने 3rd ईयर जो 3rd सेमेस्टर में जा रहे हैं ना इस बार बच्चे, उनका सब्जेक्ट लिया है लैब, क्योंकि वो उनका प्रोग्रामिंग थोड़ा ओरिएंटेड कोर्स से ज़्यादा लेती हैं वो। अच्छा, बस इतनी टीचर याद है। इतने याद है। सत्या सिंह है जो लीनियर अलजेब्रा ले रहे हैं। कौन सिंह? और कोई साउथ के हैं? सत्या। अच्छा, सत्या। और शुभ्रा शंकर हैं। शुभ्रा शंकर धर ISI कोलकाता से मिला हूँ उनसे। हाँ, वो प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, उनका लेवल अच्छा है, उनका क्वांटाइल रिग्रेशन में रिसर्च है। एक्चुअली उनके सुपरवाइजर हैं प्रबल चौधरी, जो ISI कोलकाता में प्रोफेसर हैं, वहीं से उन्होंने PhD किया है। मैं वर्कशॉप में गया था तो प्रबल चौधरी सर भी थे, ये भी थे, इनसे मिला था मैं। अच्छा, तो ये लोग हैं। हाँ, ये लोग बहुत मतलब अच्छे रिसर्चर्स हैं एक्चुअली, जो भी फैकल्टीज है IIT बॉम्बे कानपुर, इन लोगों में इसमें जो हैं। ठीक है, अच्छा है। बाकी क्वेरीज चैट में हो ही रहा है। और कौन रह गए? सो शिवांगी है। शिवांगी के साथ एक सेशन हमने किया था जब इनको IIT पलक्कर मिला था, बाद में इनको IIT कानपुर मिला है ना, तो एक सेशन हमने किया था। शिवांगी आई थिंक। गौरव तो थे, गौरव अभी आई थिंक थे। गौरव हाँ, बताइए थोड़ा अपने बारे में। अभी गौरव IIT बॉम्बे OR में है जी। Everyone, this is Gaurav. So I am pursuing Operation Research in IIT Bombay under Industrial Engineering and Operation Research Department. तो बस एक ही हफ्ता हुआ मेरा, अभी जैम स्टैट देकर इसमें एनरोल हुआ हूँ। बाकी मैं तो मैथ्स बैकग्राउंड से था सर, और क्या बताऊँ। तो आपको सब सही लग रहा है? कोई दिक्कत? आपका मैथ्स बैकग्राउंड है, आप OR में गए, कोई दिक्कत हो रही है वहाँ पे? नहीं सर, कुछ सही नहीं चल रहा सर। मतलब प्रोफेसर क्या पढ़ा रहे, वैसे तो पाइथन की पहले लैब थी, तो उस दिन तो प्रोफेसर ऐसे क्वेश्चन दे दिए
कुछ समझाया नहीं कि खुद से सॉल्व करो। तो उसके बाद अगले दिन फिर नहीं, पहले दिन हाँ पाइथन की लैब थी। उस दिन एक्सेल का लैब हुआ था, क्योंकि हमारा पहले कंप्यूटेशनल लैब जो बोलते हैं उसे, मैथ लैब, जिसमें सिखाया जाएगा। मतलब ऐसे तो सुनने को मिला कि सिखाया जाएगा, लेकिन पता नहीं कि सिखाएंगे या नहीं। नहीं खुद से करना होता उसके है। बाद पाइथन की लैब हुई। पाइथन की लैब हुई, तो उस दिन तो हाँ, तो पाइथन तो सीख रहा हूँ, तो उस दिन हो गया कुछ कुछ सॉल्व, लेकिन कुछ सिखाया नहीं जाता इधर आईओआर में। आईओआर में तो सिखाया नहीं जाता है, तो खुद से करना होता है, खुद से सीखो और खुद अप्लाई करो। बाकी तो जो ऐसे समझते हैं कि हाँ ये यहाँ आके सीखोगे तो वो ये कंफ्यूजन में बात रखो, नहीं जाके खुद से सीखना पड़ेगा। बाकी तुम प्रोफेसर से पूछ सकते हो, प्रोफेसर मतलब पूछने से बता देते हैं, लेकिन थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड ही चलते हैं। बाकी पीएचडी का प्रोफेसर चाहिए वैसे, और ऑपरेशन एनालिटिकल के एक इलेक्ट्रिक, उसमें वो जो प्रोफेसर है वो फॉरेन का, मतलब किसी इंडस्ट्री में काम करते थे, तो अभी गेस्ट एज ए गेस्ट फैकल्टी आए हुए। भाई थोड़ा आते हैं ना धीरे, तो फिर मैं बाहर होता इसीलिए हॉस्टल में आया, तो थोड़ा। अच्छा कोई नहीं, आप पहुंच जाओ आराम से, फिर बात करेंगे अभी, ठीक है। बाकी और कोई बच्चा जिनका नाम इस लिस्ट में ना हो, अगर है यहाँ पे तो कोई बताना चाहेंगे तो कोई वेलकम है। मतलब ये वो बच्चे जिन्होंने हाँ किया था उनका नाम है, बाकी बच्चे भी हैं जो अगर कोई आए होंगे जिनका नाम यहाँ नहीं है, यू कैन टेल। निखिल आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, पूछिए। जिनके क्वेश्चंस हैं आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, और कोई और जो आईआईटी बॉम्बे या कानपुर में जो बच्चे हैं, स्पेशली ये दोनों आई से है ना, यहाँ कानपुर और बॉम्बे लिखा है, ये जयिता और है ना ये देवज्योति, दोनों सॉरी जयिता नहीं, मान कौन है यहाँ पे, सॉरी दो लोग थे ना आईएसआई वाले, कौन कौन थे, एक तो देवज्योति है और जयिता ना, हाँ सॉरी, हाँ जयिता एंड देवज्योति, दे आर इन आईएसआई राइट। तो बाकी लोग जो इंस्टीट्यूट है वही लिखे, यहाँ आईएसआई लिखा नहीं है क्योंकि कानपुर पहले और बॉम्बे मिला था, बाद में ये लोग आईएसआई गए हैं। सो ठीक है, बाकी क्वेश्चंस पे आते हैं। तो जिन लोगों को जो क्वेश्चंस है सर अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जी मनीष पूछिए। सर मेरा स्टैट्स का तो ठीक ठीक अच्छा चल रहा है सर, प्रिपरेशन, पर मेरा मैथ्स के रिलेटेड ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर, वो कैसे सॉल्व करे वही पूछना था। वो मतलब उसमें बेसिक प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो रहा है, मुश्किल से हो रहा है वहाँ पे, तो उसमें कैसे अप्रोच करें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। अब जो स्पीकर लोग हैं आप उनमें से कोई बताइए। मनीष ये पूछ रहे हैं कि इनका मैथ्स हो नहीं रहा है इनसे बेसिक भी, तो क्या आप लोग सजेस्ट करेंगे मैथ कैसे करें? इसके थ्रू बाकी बच्चों के भी कुछ हेल्प हो जाएगा। तो जो लोग बताना चाहेंगे कि मैथ कैसे करें, अगर इनसे स्टैट्स ठीक चल रहा है इनका, मैथ का क्या बताना चाहेंगे? एनीवन? इंटरेस्ट है पढ़ना चालू कर दो, जैसे कि आप मैथ्स में लगते हैं, एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, तो ये सब यूट्यूब से थोड़ा बेसिक सा पढ़ना शुरू करो, पहले थ्योरी, उसके बाद थोड़ा बेसिक में प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। उसके बाद अगर तुम्हें आ रही है तो फिर चीजें समझ आ रही है ठीक से, तो उसके बाद तुम थोड़ा अपर लेवल की IIT का वो मैथ्स का क्वेश्चन जो है तो वो तुम सॉल्व करना खुद से चालू करो। अगर नहीं हो रहा है तो फिर डाउट पूछ लो सबसे, लेकिन पहले थ्योरी पढ़ना जरूरी है। मतलब जो स्टैट से है पर मैथ्स सीखना। तो इन्होंने इसके बेसिक पढ़ना शुरू करो और क्वेश्चन बेसिक सॉल्व करना शुरू करो, दिन धीरे धीरे है ना उस तरह से लेवल इंप्रूव करते जाओ, इस तरह से। तो मैथ में क्या कौन सा टॉपिक नहीं हो रहा? 1 by 1। हाँ बताओ भाई मनीष, ये अमन पूछ रहे हैं कौन सा टॉपिक नहीं हो रहा? सीक्वेंस सीरीज वाला पार्ट में बहुत डाउन। सीक्वेंस एंड सीरीज तो इजी है पूरा, उसमें तो जो क्लास में लिखाएंगे वही थोड़ा सा ही, वो तो थ्योरी में नहीं पढ़ा, थोड़ा थोड़ा कन्वर्जेंट है तो ये लगाना, ये टेस्ट वो टेस्ट, मतलब नॉर्मल सा जो छोटा छोटा है वही कंसेप्ट है। बाकी तुम डायरेक्ट पीवाईक्यू पे जंप कर सकते हो, पीवाईक्यू हो जाएगा, फिर उसके बाद बीपीपी टेस्ट सीरीज करना। और पीवाईक्यू ना हो तो वो उसका सॉल्यूशन देख सकते हो, वीडियो भी है, और डाउट फैकल्टी फिर होंगे, किसी से हिंट ले सकते हो। सीक्वेंस एंड सीरीज तो पूरा इजी है। पिछले बार डाउट वाले वो सच में इजी है। तो मेनली क्या नहीं हो रहा, जैसे मान लो सीक्वेंस सीरीज में क्या है मेनली, या तो लिमिट निकालना है या वही सीरीज का सम है या टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस है, यही है ना मेनली। तो इसमें टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज,
तो प्रैक्टिस करो, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करो, नहीं तो फिर डाउट पूछो। अब कहाँ दिक्कत हो तो देखना पड़ेगा, है ना। सो मेन सॉल्यूशन वही है कि यू स्टार्ट विथ सॉल्विंग क्वेश्चंस, जैसे बता रहे हैं। बाकी चैट में ये लोग आंसर कर ही रहे हैं, जो भी है ना, सब लोग चैट में बता ही रहे हैं जिनके क्वेश्चंस हैं। और सर जी सर्वेश। सर बीएचयू का स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग कैसा है? रिपीट कीजिए। बीएचयू का स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग कैसा है? अच्छा, बीएचयू का स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग कैसा है मास्टर्स? किसी को आइडिया है बताओ भाई यहाँ पे, क्योंकि ये लोग तो बॉम्बे कानपुर वाले लोग हैं। स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग तो फीडबैक जो बच्चों को मैं जानता हूँ अच्छा है कोर्स वहाँ पे। यहाँ पे कोई कानपुर बीएचयू से बॉम्बे गया है एमएससी करके, है ना। एमएससी करके अभी तो कोई ऐसा बच्चा नहीं जो एमएससी कर रहा था बीएचयू से, है ना। जैसे वैभव थे, डीयू में थे, एमएससी स्टैटिस्टिक्स कर रहे थे, तो अभी वो वहाँ छोड़ के गए हैं, है ना। पिछले बार भी जैसे इनके सीनियर थे साहिल एकता, ये लोग गए थे वैसे ही, तो उस तरह से है। बाकी मेरे हिसाब से कोर्स अच्छा है, ठीक है। सो इट्स अ गुड कोर्स। सर इसमें मतलब ज्यादा अप्लाइड चीजें कराते हैं, आप थ्योरी पे फोकस करते हैं? तो मेरा ऐसा प्लेसमेंट लेके कोई इतना है नहीं। तो देखो करिकुलम चेक कर लो, करिकुलम तो पढ़ा ही होगा ना। हाँ। कोर्स वगैरह क्या है, कोर्स वर्क उसका सब्जेक्ट्स क्या है, सब पढ़ा रहता है। वेबसाइट एक बार स्क्रॉल करके देखो जैसे, क्योंकि हम ये लोग भी बीएचयू में पढ़े नहीं, मैं भी नहीं पढ़ा हूँ, तो हम लोग एमएससी वहाँ से तो किए नहीं है ना, मैं किया हूँ ना, ये लोग किए हैं। तो ये है कि आपको मैं नंबर शेयर कर दूंगा उन बच्चों का जो वहाँ से कर रहे हैं, है ना। तो ये मैं कर सकता हूँ, आप मुझे टेक्स्ट करना। तो कई सारे बच्चे जो हमारे इस बार एडमिशन हुआ है बीएचयू में, है ना, या पिछले साल जो कर रहे थे, तो उनका नंबर मैं शेयर कर दूंगा, तो वो एग्जैक्टली बता देंगे कैसे क्या है ना। सो ये बेस्ट आंसर होगा आपके लिए, क्योंकि वो जो बच्चे वहाँ पे अभी हैं करेंटली में, या जो पास आउट हुए हैं, तो उनका नंबर शेयर कर दूंगा, ठीक है। आई थिंक प्रदीप आप अवेलेबल हैं? क्या पूछ रहे हैं, पूछिए। हाँ हेलो हेलो जी। ये सर जो पूछ रहे थे स्टैटिंग एंड कंप्यूटिंग, ये थोड़ा प्रैक्टिकल कोर्स है, और जो ये कोर में कोर्स है स्टैटिस्टिक्स, ये थ्योरेटिकल ज्यादा है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जो चलता है। हाँ डीएसटी में सर अप्लाइड है ज्यादा, बहुत मतलब अप्लाइड इन द सेंस हाँ, कि applied है। कंप्यूटेशनल कोर्स मतलब बहुत ज्यादा है, और कोर में पूरा थ्योरेटिकल कोर है। मतलब मेरा एमएससी वहीं पे कर मतलब चल रहा था, तो मैं वो ड्रॉप ले लिया फिर। समझ गया, फिर चलो तो अच्छा है। तो जो सर्विस आप पूछ रहे थे, प्रदीप है, ये अभी आईआईटी बॉम्बे में इनका इस वाला एडमिशन हुआ है। तो पिछले साल ये बीएचयू से एमएससी कर रहे थे, एमएससी के साथ मतलब समझो पार्शियल ड्रॉप लेके इन्होंने जैम को प्रिपरेशन किया। अभी ये बॉम्बे पहुंचे हैं, एक साल मतलब वहां से स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग में थे बीएचयू में, एंड देन ही वेंट टू बॉम्बे। तो ये बता रहे हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग का जो कोर्स है वो थोड़े अप्लाइड पे फोकस करते हैं, और जो स्टैटिस्टिक्स वाले कोर्स हैं वो थ्योरेटिकली ज्यादा फोकस करते हैं, ऐसा। यस सर। बाकी मैं प्रदीप का नंबर शेयर कर दूंगा, आप टेक्स्ट करना। प्रदीप मतलब एक साल उन्होंने बीएचयू में कंटिन्यू किया था, देन छोड़ के कानपुर गए थे, तो आप वहां से नंबर मिल जाएगा, जैसे है ना। बाकी वैभव दिल्ली में थे। ये कुछ बच्चे ऐसे, कई सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको जो पहले कहीं से यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहे थे, पार्शियल ड्रॉप के हाँ साथ सर, बीएचयू के रिलेटेड कोई जानकारी किसी को भी चाहिएगा मेरे से को कांटेक्ट करके मैं बता तो दूंगा। मैं प्रदीप जी का नंबर आपको भेज दूंगा। कोर हो या डीएसटी बायोस्टैट तीनों कोर्स। हाँ प्रदीप जी, जैसे कि अगर प्लेसमेंट वगैरह नहीं चाहिए तो फिर वो कोर्स कैसा है कंप्यूटिंग? क्योंकि मेरे को अभी कंप्यूटिंग ही मिल रहा है। हाँ तो मतलब वो प्लेसमेंट ओरिएंटेड ही होता है, और आगे उसका कुछ काम नहीं आ पाता, क्योंकि जैसे आरबीआई ग्रेड बी का जो है उसमें उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं हो पाती है, और थोड़ा पीएचडी करने में थोड़ा दिक्कत आता है। उसमें से एक या दो ऐसे होता है, नहीं तो होता भी नहीं। मतलब वहां से वो सीधा सीधा प्लेसमेंट के लिए ही बना गया है डीएसटी, तो थोड़ा दिक्कत होता है, अलग से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, करंटली मतलब मैं एचसीयू में हूँ, तो शायद मैं गिन ही रहा हूँ, क्योंकि मेरा मतलब एज सच कोई हाँ प्लेसमेंट का अगर है नहीं। डीएसटी में जाओगे तो प्लेसमेंट ओरिएंटेड ही है। वहां से फिर मतलब तुम प्लेसमेंट के लिए ही कर सकते हो, और मतलब जो पीएचडी है या आईएसआई है या आरबीआई है, डीएसएम है, वो सब जो है वो वहां से डीएसटी से नहीं कर सकते। अगर कोर मिल रहा तो अच्छा है। हाँ मतलब कहना चाह रहा प्लेसमेंट के अलावा कोई अगर पर्पस आपका आगे से पीएचडी करना है, आईएसएस करना, आरबीआई करना है, तो स्टैटिस्टिक्स में एमएससी बेटर रहेगा, ये कहना चाह रहे हैं, है ना। सो ये है। हाँ सर।
ठीक है, तो आपका आंसर ये मिल गया। बाकी और डिस्कशन चाहिए तो इनके साथ है ना, और भी लोग होंगे तो मैं नंबर शेयर कर दूंगा। बाकी चैट में ये लोग आंसर कर ही रहे हैं, जो टॉपर्स लोग हैं ऑलरेडी बता ही रहे हैं। और जो लोग जो क्वेश्चन पूछना चाहे अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अर्का आई थिंक आया है ये आ नहीं पाया, कोई नहीं। मेरा क्वेश्चन है कि गेट स्टैट्स के लिए कितना मतलब प्रिपेयर करना चाहिए और मॉक और ये पीवाईक्यू कितना देना चाहिए? टॉपिक में मतलब थ्योरी में सिर्फ जस्ट ऊपर ऊपर से करके ठीक है हो जाएगा कि ज्यादा कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है? जैसे अभी मान्या बता रही थी, मान्या का जैम में 36 रैंक था क्योंकि वो एग्जाम में थोड़ी पैनिक हो गई थी, और गेट में इनका 5 रैंक था। तो उन्होंने जैम के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं किया था, सी जस्ट और इनको गेट निकालने का कोई प्रेशर भी नहीं था, गेट निकालना ही, क्योंकि गेट तो ऑप्शनल है, क्योंकि इनको तो जैम की तैयारी कर रहे थे ये। तो इन्होंने जैम गेट दिया, मतलब जैम की प्रिपरेशन बस की, और उन्होंने जैम दिया, गेट दिया जैम की प्रिपरेशन करके, एंड सी गॉट 5 रैंक। आई थिंक बाकी लोगों का भी जिन्होंने गेट दिया होगा रैंक आया था। तो जो लोग बताना चाहे जिनका गेट में क्वालिफाई हुआ है, इफ यू वांट टू शेयर कि कैसे क्या करें, इनका क्वेश्चन है गेट से रिलेटेड कि पर्टिकुलर गेट के लिए क्या करे। तो ये वो बच्चे हैं जो गेट की तैयारी एक्चुअली नहीं किए थे, ये जैम की तैयारी किए थे, गेट का एग्जाम दे दिए, है ना, इस तरह से है। जी प्रदीप बताना चाहेंगे आप? ऐसे ही नहीं सर, जैम का ही प्रिपरेशन किया था और वो तो ऐसे ही चले गए, दे दिए। और तो आपका भी गेट क्वालिफाई हुआ नहीं था, जैम अगर है तो हो जाएगा। हाँ सर। हाँ, तो कुछ बताना चाहेंगे, बताइए इनको कुछ, अगर गेट के लिए कुछ आपको। पहले तो सिलेबस भी थोड़ा डिफरेंट था, पर अब तो मतलब ऑलमोस्ट सेम ही हो गया, वो नॉन पैरामेट्रिक और सेम हो गया। वो पूरा सेम ही है, जो तुम जैम के लिए पढ़ रहे हो वो तुम गेट के लिए पढ़ रहे हो। तो यस, क्योंकि इनके लिए क्या था, इनके टाइम पे स्टोकेस्टिक और नॉन पैरामेट्रिक नहीं था जैम में, तो इन्होंने पढ़ा ही नहीं था। अब आप जैम में भी स्टोकेस्टिक नॉन पैरामेट्रिक पढ़ना पड़ेगा, अब वो गेट में भी है, तो गेट के और क्लोज हो गया जैम का सिलेबस, आप समझ लो ऐसा। और अच्छा, अगर मेरा बीएससी अगर स्टैट्स में ना हो, सिर्फ मैथ्स में हो मेजर, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको 3rd रैंक पिछले बार आदित्य का था। आदित्य अगर देखेंगे 2024 के गेट में हमारे यहाँ से 3rd रैंक आया था आदित्य का। आदित्य वाज डूइंग एमएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम आईआईटी भिलाई, और तब उसका उस टाइम जैम में 12 रैंक था, स्टैट्स में, गेट में 3rd रैंक था। ही वाज डूइंग बीएससी मैथ में किया था, एमएससी मैथ में कर रहा था वो, एंड देन ही जस्ट अपीयर्ड फॉर गेट स्टैटिस्टिक्स, मतलब प्रिपरेशन के साथ, एंड ही गॉट 3rd रैंक इन गेट एंड 12 रैंक इन जैम। सो इट कैन बी डन। जैसे सिमरन अभी आपको एग्जांपल दे रहे थे, सिमरन भी मैथ्स बैकग्राउंड से है, इनका 11th रैंक था गेट में इस बार। सो सी वाज आल्सो फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड। मतलब प्रिपरेशन करोगे, जैसे लाइक सी सेड कि सी विल मैनेज एमएससी देयर आल्सो। सो ये कॉन्फिडेंस, पहले तो आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा कि आप कर लोगे, फिर उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, एक्शन लेने पड़ेंगे, देन हो जाएगा। और भी लोग जैसे प्रदीप हैं, ये लोग हैं, ये सब जो एस्पिरेंट है, ये कभी न कभी 1 साल पहले आपके जैसा ही थे। इन्होंने बस एफर्ट्स किया है, कोशिश किया है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आया है। मेहनत इनका ही है, जो बच्चा क्वालिफाई करता है उनका ही मेहनत है, गाइडेंस हम लोग का थोड़ा बहुत है, बस वही है। ये सेशन कराने का भी यही पर्पस है कि जैसे आपके बाद जो जूनियर्स हैं, जैसे आप हैं, या जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके बता रहा हूँ, ये भी लास्ट ईयर आपकी जगह पे थे, जो अभी बच्चे क्वेरी जिनके हैं, तो जो लोग अभी क्वालिफाइड हैं, ये जो बच्चे हैं, पिछले बार आपकी जगह पे थे ये, उस समय कोई और टॉपर था, अभी ये है, अगले बार आप में से कोई बच्चा होगा, फिर उनके जूनियर्स क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। तो ये सेशन रखने का पर्पस है मेरा यही होता है कि आपके क्वेरी सॉल्व हो सके। सो बाकी आप मैथ्स बैकग्राउंड के, स्टिल इट कैन बी डन, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स। अमन जो है वो भी मैथ्स बैकग्राउंड के, वो तो कॉलेज में कभी नहीं गया, स्टिल ही क्वालिफाइड टू गेट इनटू बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे एमएससी स्टैट्स। और मतलब गेट का पर्टिकुलर से आपको अब अलग से कुछ नहीं करना है, जैम गेट का सिलेबस ऑलमोस्ट अब सेम हो गया है। तो आप एक की तैयारी करेंगे, दूसरा जस्ट एग्जाम दे के आ जाइए, हो जाएगा। या गेट की तैयारी आप कर रहे हैं, जैम दे के आ जाएंगे, तब भी जैम हो जाएगा। प्रिपरेशन का है, जैसे ये लोग बता रहे हैं, अभी प्रदीप जैसे बता रहे थे कि जस्ट सिलेबस कर लो, थोड़ा सा देख लो, पीवाईक्यूज कर लो, हो जाएगा। बाकी और कुछ बताना चाहेंगे तो देख सकते हो आप गेट के लिए। और कुछ क्वेश्चन है किसी को? सर जैसे अभी जैम का सिलेबस चेंज हो गया है, तो सर गेट का हो सकता है चेंज सिलेबस? हाँ, गेट 2026 का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, आएगा तो कुछ भी हो सकता है। तो ये जरूर है कि बॉम्बे ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट नहीं होगा, क्योंकि एक ही साल में जैम और गेट का सेम ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट नहीं होगा। जैसे इस बार बॉम्बे ऑर्गेनाइज कर रहा है आईआईटी बॉम्बे जैम एग्जाम, तो गेट का ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट कोई और होगा, और चेंज हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली नहीं होना चाहिए मुझे लगता है, लेकिन अगर हो भी सकता है, क्योंकि मैं कुछ ऑफिशियल पर्सन नहीं हूँ, सो आई कैन नॉट से एनीथिंग। अभी वेबसाइट आएगी, सिलेबस आएगी, तब जाके फाइनली डिसाइड होगा क्या होगा। लेकिन पिछले कुछ टाइम से चेंज तो नहीं हुआ है, बट नथिंग कैन बी सेड एज ऑफ नाउ। हो सकता है चेंज हो जाए कुछ सब, लेकिन वो क्या ही इंक्लूड करेंगे, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक तो है ही उसमें जो एमएससी लेवल के हैं, नॉन पैरामेट्रिक, स्टोकेस्टिक है ना, मल्टीवेरिएट, रिग्रेशन, मतलब सारे टॉपिक एमएससी में जो पढ़ाए जाते हैं मेनली, वो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट है।
तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बट जब तक वेबसाइट नहीं आया तो कुछ मतलब मैं इतना हूँ कि नहीं होगा, लेकिन मान लो 90% मैं श्योर हूँ कि नहीं होगा चेंज, सिलेबस चेंज जो पिछले साल का था वही रहेगा, लेकिन अभी आने के बाद पता चलेगा क्या होगा। जैम में चेंज इन्होंने किया है, इस बार 3 टॉपिक ऐड हो गए हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, स्टोकेस्टिक और नॉन पैरामीट्रिक, ये 3 टॉपिक ऐड हो गया है जैम में। तो गेट में ये तो ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव नहीं है, अगर चेंज मान लो करने का प्लान होता है तो वो डिस्क्रिप्टिव ऐड कर सकते हैं, ये हो सकता है बस, बाकी टॉपिक तो ऑलरेडी है गेट के सिलेबस में जो बीएससी और एमएससी में ओके सर। मोस्ट ऑफ नहीं होना चाहिए। और पूछिए जो कुछ पूछना है तो। बाकी गेट का सेशन मैं अलग से रखूंगा, जो बच्चे इस बार गेट क्वालिफाई किए ना उनका एक अलग सेशन, अभी जैम सेशन एक्चुअली है जो बॉम्बे कानपुर में है, अभी हम एक सेशन और रखेंगे जो बच्चे गेट क्वालिफाई करके आईआईटी में पीएचडी कर रहे हैं। इस बार 10 स्टूडेंट मतलब एटलीस्ट 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो गेट निकाल के किसी आईआईटी से पीएचडी कर रहे हैं, तो वो भी सेशन में अभी रखूंगा होपफुली नेक्स्ट संडे को। तो उससे आप ये जान पाएंगे गेट कैसे निकालना है, गेट के थ्रू पीएचडी में एडमिशन कैसे होता है। ये लोग पीएचडी कर रहे होंगे ऑलरेडी, जो जिनको बुलाएंगे आईआईटी से पीएचडी कर रहे होंगे गेट निकाल के, तो उनसे भी शायद तब ज्वाइन करेंगे, तब आपको सुटेबल आंसर उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा, है ना, कैसे प्रिपरेशन। ओके सर जी। और जिनके क्वेरीज हैं जो अनम्यूट करके पूछना चाहते हैं पूछिए। सर एक कोई बोल रहा है वहाँ पे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करे, वो कॉलेज आता है तो मैं जैसे अभी तो लेक्चर अगर वो देख रहे हैं तो अभी स्टार्टिंग में तो मैं तो क्वेश्चन ही किया था, तो 10-15 क्वेश्चन भी कर रहे हैं अभी, क्योंकि टाइम तो है ना, लास्ट के जब 1-2 मंथ बचेगा तब हाँ क्वेश्चन करना अप्रोक्स एक टेस्ट सीरीज और 1-2 ईयर का पीवाई के मतलब 100 क्वेश्चन तक अप्रोक्स तो हो जाएगा, नॉर्मल है वो, इजी है पूरा। तो कॉलेज के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो अभी कोशिश करो सिलेबस और पीवाईक्यू पे वर्क करो, मतलब सिलेबस करो, उस पे बेस्ड जो पीवाईक्यूज हैं वो कर लो। डीपीपी से अगर टाइम है तो करो, नहीं तो सिलेबस एक बार खत्म हो जाए, सिलेबस पीवाईक्यू खत्म हो जाए तो फिर आप मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू कर लो। क्या यही कह रहे हो इस तरह से? हाँ, और एक पूछ रहे हैं डीपीपी किए थे, हाँ मैंने थोड़ा थोड़ा किया था सीक्वेंशियल सीरीज जैसा का पूरा, बट मैंने पूरा नहीं किया था क्योंकि फिर वो टेस्ट सीरीज आ गया था तो उसमें लग गया था। और ये सब जो नहीं हो रहा उसमें तो हिंट ले सकते हो किन्हीं से भी ग्रुप में या फिर डाउट फैकल्टी, थोड़ा थोड़ा हिंट, अगर उससे भी नहीं हुआ तो डाउट क्लास रहती है उसमें ज्वाइन कर सकते हो एटलीस्ट। तो मतलब लास्ट तुम्हारा पर्पस क्वेश्चन को ही समझना है ना, तो वो कहीं से डाउट फैकल्टी सर डाउट क्लास लेते ही होंगे तो उसी से क्लियर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन जो भी पूछ रहे हैं मैथ वैथ वाला जो भी नहीं हो रहा सारा। तो इस बार तो 6-7-8 डाउट फैकल्टीज और लोगों को ऐड करना भी है, अभी जैसे अभी है ना ग्रुप में बहुत लोग ऐड नहीं किए हमने। आई थिंक अर्का ज्वाइन कर लिया है। कैसे हो भाई अर्का, ऑडिबल हूँ मैं? हाँ सर। सही चल रहा है? हाँ चल तो रहा है। थोड़ा बताओ अपने बारे में, कैसे कैसे प्रिपरेशन की और इन बच्चों को कुछ बताना चाहोगे आप? प्रिपरेशन तो मतलब मेरा तो मतलब मतलब अपने बारे में गया बता था दो ना। शुरू से, बैकग्राउंड पता चल जाएगा फिर ऐसे बताना। हाँ हाँ मैं तो वेस्ट बंगाल से हूँ और आपका मिदनापुर कॉलेज ऑटोनोमस से मेरा बीएससी है और स्टेट बैकग्राउंड ही है मेरा। बस यही। हाँ बाकी आप प्रिपरेशन का बता रहे थे, बताइए कैसे कैसे क्या सजेस्ट करना चाहोगे, कैसे करे? प्रिपरेशन का मतलब मैं बोलूँगा पहले मतलब जो लेक्चर्स वगैरह है ना वो देखिए विथ असाइनमेंट जो मिल रहे हैं ना पीवाईक्यू का। बाकी पीवाई की। हाँ और नॉन पीवाईक्यू भी मतलब लगा लो, मतलब पीवाईक्यू अगर मतलब जल्दी जितना जल्दी हो सके पीवाईक्यू कंप्लीट कर लो, देन नॉन पीवाईक्यू लगाओ और मॉक दो, मतलब मॉक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मॉक के थ्रू अभी थ्योरी कर सकते हो, मतलब मॉक देख कर मतलब जो इन्फो मतलब नया नया मिल रहा है ना, एक नोटबुक लो लिखते जाओ और शॉर्ट्स नोट्स बनाओ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा मॉक कितनी बार लगाना चाहिए? हर एक मॉक कितने मॉक टेस्ट मिले, मतलब ये पूछना चाहिए कितने मॉक टेस्ट देने हैं? वाले मॉक्स कितनी बार लगाने चाहिए? अच्छा हाँ पीवाईक्यू 1 इज इनफ, मतलब हर पीवाईक्यू को 1 बार लगा लो इनफ हो जाएगा। और नॉन पीवाईक्यू मतलब मॉक दो, थोड़ा अच्छे क्वालिटी देख कर मॉक देना। जैसे यहाँ बहुत सारे टेस्ट हमारे यहाँ हैं, तुम्हें लगे कुछ टेस्ट बहुत इजी है तो यू कैन इग्नोर दैट,
जो ठीक लगे, जैसे 200 टेस्ट अराउंड होंगे, 100 फुल लेंथ होंगे, तो जो ईजी लगे इस बार, हालांकि मैंने लोगों को बोला है कि जो आसान क्वेश्चन उसको हटा दो, तो वो है, क्योंकि अगर कुछ टेस्ट ऐसे होंगे, कुछ ईजी होंगे, कुछ एवरेज होंगे, कुछ डिफिकल्ट होंगे, तो आप डिफिकल्ट वाले टेस्ट जो आपको लगे वो देख के पता चलेगा आपको, तो उसको लगाओ, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हो, तो उसके लिए अटेम्प्ट करना पड़ेगा तभी समझ आएगा। ये है, लेकिन वही है, अभी सिलेबस पीवाई को पहले ढंग से कर लो, फिर डीपीपीज टाइम मिले तो करो, उसके बाद मॉक टेस्ट करो, लास्ट के 3-4 महीने में जस्ट फोकस ऑन डीपीपीज एंड मॉक टेस्ट, जो नॉन पीवाई क्यू क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट है, यही कहना चाह रहे हैं। और बाकी क्वेश्चंस मतलब चैट में लग रहा है मुझे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी डिस्कशन अच्छा चल रहा है चैट में, सो बाकी जो लोग अनम्यूट करके पूछना चाहेंगे पूछ सकते हैं, चैट में जो क्वेश्चन है उनका सिलेबस जल्दी कैसे कुछ कर सकते हैं क्या, कि मतलब थोड़ा आराम से ही करना चाहिए, अगर कम टाइम हो तो जल्दी से करना हो सिलेबस, तो उसका कोई सॉल्यूशन है? बताइए जी, कोई बता सकते हैं सिलेबस जल्दी जल्दी कैसे करें? कोई बताओ। रिकॉर्डेड देख लो फटाफट, तो रिकॉर्डेड बैच को फॉलो कर लो, और क्या करोगे? हाँ एग्जैक्टली, जैसे रिकॉर्डेड में 120 लेक्चर में पूरा सिलेबस हो गया है, तो उसको 2-2 एक दिन में देखोगे, 60 दिन लगेंगे, है ना, ये अराउंड है। अब जितना जल्दी कर, डबल स्पीड कर लोगे, एक दिन में 4 लेक्चर कंप्लीट कर लो, 30 दिन में हो जाएगा। तो ये है कि पूरा सिलेबस जो मेरा रिकॉर्डेड वाला लेक्चर है, इसको 20 लेक्चर में पूरा सिलेबस हो गया है, मैथ स्टैट्स पोर्शन मिला के, JAM-MS का फुल सिलेबस लास्ट ईयर का। अभी जो नए टॉपिक ऐड हुए तो इसका मान लो 15 दिन का कंटेंट है, अगर थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे तो 1 महीना लगेगा, और थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे तो ये कंटेंट जो ऐड हुआ 15 दिन का है, तो 30 घंटे का मान लो कंटेंट है, तो इसमें थोड़ा और टाइम लग जाएगा, जो कि अभी कराएंगे, तो कराए नहीं है, जो नया टॉपिक है। तो पुराना जो सिलेबस था उसमें बस ऐड हुआ, कुछ हटा नहीं है, जस्ट 3 टॉपिक ऐड हो गया, डिस्क्रिप्टिव, नॉन पैरामीट्रिक, स्टोकेस्टिक, तो ये तीनों बस ऐड हो गया है, तो उसको पढ़ाने में 15-20 दिन जाएगा, ये है। तो वो अभी पढ़ा देंगे, कुछ टाइम में हो जाएगा, अक्टूबर एंड तक एकलव्य 1 का सिलेबस हो जाएगा, जो पहला बैच है, ये है। मैथ तो पूरा खत्म हो गया, उसमें स्टैट्स अभी चल रहा है, तो वैसा है। सो बस सही बताया उन्होंने कि अगर जल्दी सिलेबस करना है तो लाइव में तो अपने पेस पे ही मैं चलता हूँ, तो अपने पेस पे ही चलेगा, रिकॉर्डेड जितना जल्दी देख के तुम एक दिन में 4 लेक्चर कंप्लीट कर लो, 1 महीने में पूरा सिलेबस कर लोगे, ये है। सो उस तरह से है, स्पीड डबल कर लोगे तो 2 घंटे का लेक्चर 1 घंटे में देख लोगे, डबल स्पीड पे ऐप में ऑप्शन है ना, तो डबल स्पीड पे देखो, 2 घंटे 1 घंटे दोगे, 4 लेक्चर देखोगे तो दिन में 4 घंटे दोगे, 4 लेक्चर हो गया, 30 दिन में पूरा सिलेबस खत्म रिकॉर्डेड से। और रिकॉर्डेड लाइव वालों को भी रिकॉर्डेड मिलता है, रिकॉर्डेड वालों को तो मिलता ही है रिकॉर्डेड, ये है। सो लाइव में भी ऑप्शन है आपके पास, दैट कैन बी डन, देन रिवाइज करो। सर पीवाई लेक्चर लेने के बाद डीपीपी सॉल्व करें कि पीवाईक्यू पे जाएं? ओके बताइए जी। पीवाईक्यू। हाँ, जैसे पीवाई हम तो सिलेबस के बाद पीवाईक्यू असाइनमेंट भेज देते हैं यूनिट वाइज, वो सॉल्व कर लो, उसका डिस्कशन करा देते हैं। अगर टाइम है तो डीपीपीज भी कर सकते हो, पिछले बार तो कम डीपीपीज थे, इन लोगों के टाइम पे कम थे, अभी और बन गए, अभी 450-500 के करीब डीपीपी हो गया। पिछले बार तो जब बन ही रहा था, प्रोसेस में था, सुभाजीत बना रहे थे, सुभाजीत अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो पिछले बार 200-250 तक था, अभी तो 500 के करीब डीपीपी हो जाए, बन ही रहे हैं, प्रोसेस में है, तो ये साल एंड होते होते 800-900 डीपीपी हो जाएंगे सब। एक डीपीपी में 10 क्वेश्चन है जो नहीं सर, जैसे पीवाईक्यू का जो लेवल है और डीपीपी का लेवल है सेम ही है? उससे ज्यादा है, डीपीपी में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है पीवाईक्यू से, तो ये हमने इंटेंशनली बोला हुआ है कि डीपीपी का लेवल कोशिश करो पीवाईक्यू से ऊपर का हो, सो दैट बच्चे जब प्रैक्टिस करें तो उनको डिफिकल्ट लगे, तो डिफिकल्ट लगेगा तो आप ज्यादा सीखोगे, तो एग्जाम के क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। तो हमारा पर्पस यही है कि डीपीपी का लेवल जो है वो एग्जाम के लेवल से ऊपर का है, आप करोगे तो, जो नॉन पीवाईक्यू डीपीपीज हैं। तो लेक्चर लेने के बाद सर पीवाईक्यू करें, देन हाँ डीपीपी मॉक कर लें? पहले देखो सिलेबस पीवाईक्यू तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इन लोगों को यही बोलते थे कि सिलेबस पीवाईक्यू तो करना ही है, उसके बाद एडिशनल आप कितना प्रैक्टिस कर सकते हो, तो प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन डीपीपीज हैं, सो नॉन पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, तो यही ऑप्शन है प्रैक्टिस के लिए। सर मैं सजेस्ट करूंगा ना, वो जो डीपीपी है ना, वो ज्यादा मतलब हर एक टॉपिक में 2 से 3 डीपीपी करे, मतलब ज्यादा करके टाइम खराब होगा, वो डीपीपी हाँ मतलब बहुत ज्यादा हार्ड है। एग्जैक्टली, हाँ जैसे जो मान लो 500 डीपीपीज हैं, अब एक टॉपिक पे फॉर एग्जांपल 50 डीपीपीज हैं, तो 50 करते करते पूरा टाइम ही खत्म हो जाएगा, तो ये कहना चाह रहा है कि तो हर टॉपिक पे 3-3 डीपीपीज अगर कर लोगे ना, मान लो जैसे सेक्शन आप देखोगे तो अभी सिलेबस में 4 मैथ पोर्शन है, 12 स्टैट्स पोर्शन है, 16 पोर्शंस हैं, अब 16 पोर्शन पे 3-3 डीपीपीज करोगे इस पे तो 48 हो गया, तो 50 करोगे तो सिलेबस हो जाएगा, नहीं तो क्या एक टॉपिक पे ही 50 डीपीपी करते रह जाओगे तो पूरा टाइम उसी में निकल जाएगा, बाकी टॉपिक नहीं हो पाएगा, तो यही कहना चाह रहे हैं। कई बार होता है ना, हमें परफेक्शन के चक्कर में हम सोचते हैं कि जब तक परफेक्शन एक टॉपिक में नहीं आएगा तब तक दूसरे टॉपिक में नहीं जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, टाइम किल हो जाएगा एक ही टॉपिक में पूरा, उसमें बहुत अच्छे हो जाएंगे लेकिन और भी तो टॉपिक है,
ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो और सर पुराने जैसे नया कितना लेक्चर ले और पुराने लेक्चर पे रिवीजन कितना करे, जो ले मतलब जो सिलेबस कंप्लीट कर ले उसको कितना टाइम दे रिवाइज करने के लिए, और फिर सर नया कितना देखें, मतलब आगे कितना देखें और पीछे का रिवाइज कितने का रेशियो करें टाइमिंग। हाँ, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कोई जैसे मान लो कुछ टॉपिक हो गया, आधा सिलेबस हो गया, आधा चल रहा है, तो पीछे वाला कैसे रिवाइज करे और फिर आगे वाले टॉपिक को कैसे फोकस करे, कोई बताओ। यही ना। यस सर। बताइए कोई जो बताना चाहेंगे, कैसे रिवाइज करेगा। मेनली जो कॉलेज वाले हैं तो उनको तो कॉलेज भी देखना है, ये है। तो एक वीकली मुझे लगता है शेड्यूल बना लो वीकली। हाँ बताओ बताओ। रिवाइज पीवाई के थ्रू ही कर लो। मतलब जो मेरा प्रॉब्लम था ना, देखो मतलब मेरा कॉलेज का एग्जाम चल रहा था, मतलब और कॉलेज का एग्जाम के मतलब सेम के सिर्फ 7 डेज वगैरह थे, उसके बाद ही मतलब जैम था। तो मुझे मतलब उस टाइम मतलब एक महीने कुछ नहीं पढ़ा मैंने, तो पूरा आउट हो गया। तो तब मतलब ये लगा कि मतलब अब तो रिवाइज कैसा करूँगा, तो तब तुम्हारा हेल्प करेगा पहले से शॉर्ट्स नोट्स बनाते जाओ, मतलब जो देख रहे हो ना शॉर्ट्स नोट्स बनाते जाओ, देन मॉक दो, और मॉक देकर जो इन्फो मिल रहा है ना, तो उस इन्फो को मतलब लिख लो, तो और एनालिसिस करो। तो इस तरह से रिवाइज करोगे तो मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल होगा मेरे हिसाब से। पूरा क्वेश्चन लिख लेते हो कि सिर्फ इन्फो लिखते हो? नहीं मतलब क्वेश्चन क्यों लिखना, मतलब क्वेश्चन तो तुम मतलब अगर जस्ट एक क्या बोलते हैं हिंट, मतलब ऐसे लिखो कि जस्ट एक हिंट के तरह लिखने से पूरा टॉपिक, हाँ जस्ट एक हिंट लिखने से मतलब पूरा टॉपिक तुम्हारा दिमाग में क्लिक हो जाए, इस तरह से लिख लो। शॉर्ट नोट्स टाइप के ना। सर मुझे पूछना था। जी जी जी। सर मैंने अभी तक ना स्टैट्स के रिलेटेड ना कोई भी जो टॉपिक वाइज वाले जो टेस्ट होते हैं ना सर, मॉक टेस्ट, वो मैंने अभी तक नहीं दिए सर। पर मैंने डीपीपी वाला और पीवाईक्यूज वाला पार्ट ऑलमोस्ट हो चुका है मेरा करके, पर मैं मॉक टेस्ट अभी तक नहीं दिया। रैंडम वेरिएबल का हो गया, प्रोबेबिलिटी का हो गया, अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया था उसका। तो अभी उसको कैसे स्टार्ट करे तो पूछना था। मैं बताऊं सर? बताइए। हाँ, जैसे अगर टॉपिक वाइज करना है तो सर पहले तो वो नोट्स को रिवीजन करना पड़ेगा, और उसके बाद रिवीजन करने के बाद ऐसा नहीं है कि जब मॉक देंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन लग जाएगा। तो क्या होगा कि पहले पूरा मतलब एक बार मतलब मॉक देने से पहले उस टॉपिक का रिवीजन कर लो, फिर उसके बाद मॉक दो। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं है, वो जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद जहाँ गलती कर रहे हो उसको बार बार देखो, मतलब नोट से मिलाओ, और उसके बाद वो देखो कहाँ गलती की, और जहाँ गलती की उसको नोट्स कर लो। और फिर उसके बाद जैसे टॉपिक वाइज कोई जरूरी थोड़ा है कि रैंडम वेरिएबल का टॉपिक एक ही टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर होगा, 4 5 6 7 तो होंगे। तो उसमें क्या होगा कि 2 3 पेपर के बाद कुछ टॉपिक के जो है वो थ्योरी के क्वेश्चन मैच करने लगेंगे, जिससे तुम्हारा वो उस तरह से हो जाएगा टॉपिक वाइज में। ठीक है, तो इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है। सर आपके हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करने में कितना टाइम लगना चाहिए? ये तो पेस पे डिपेंड करेगा ना, कितना टाइम आप दे रहे हैं। जैसे सिलेबस वैसे अगर आप मतलब टॉपिक तो सर क्या है, मेनली सिलेबस कंप्लीट करना मेरा पर्पस तो ये होता है कि तुम जल्दी से देखो, जो टर्म्स है उसका डेफिनेशन देखो, प्रॉपर्टीज देखो, उससे रिलेटेड जो थ्योरम्स है वो याद कर दो, एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो सिलेबस वैसे देखोगे तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 महीने है ना फिर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पूरा। अगर सेल्फ स्टडी खुद से बैठ के भी कर रहे हो तो भी 3-4 महीने में इजीली हो जाएगा। सर अभी जैसे रिकॉर्डेड बैच से हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसे पॉज करके देखते हैं हम एक लेक्चर, तो दिन में कैसे 2 ही लेक्चर देख पाते हैं बस, एक 2 भी कभी बहुत मुश्किल से देख पाते हैं, बट ऑलमोस्ट एक देख पाते हैं पूरा। तो जैसे रिकॉर्डेड में क्या है कि जैसे मान लो जे लिखा रहा हूँ, आप लिख सकते हो चाहो तो, नहीं तो जैसे देख रहे हो तो मेन है ना, मतलब शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, डेफिनेशन लिख लिया, थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लिया, जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसको पॉज, मान लो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, फिर मैं वेट करता हूँ 5 मिनट कि भाई तुम सॉल्व करो, फिर तुम पॉज करके उसको सॉल्व कर लो। अगर सॉल्व हो गया वेल एंड गुड, तो स्किप कर दो उसको, सॉल्यूशन चाहो तो।
ये है। और नहीं तो फिर अगर नहीं हो रहा है, देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो इस तरीके से है। तो अगर डेली 2 लेक्चर देख रहे हो, तो अगर पुराने साल का रिकॉर्डेड लेक्चर देखो तो 60 दिन लगेंगे, 2 महीने लगेंगे, ये है उसके हिसाब से। बाकी आप मैं समझ रहा हूँ थोड़ा डिले हो रहा होगा, क्योंकि आप पॉज करोगे तो 2 घंटे का लेक्चर 3 घंटे में कंप्लीट होगा, ये है। लेकिन उसके नोट्स बना लोगे, अपना एक शॉर्ट नोट्स बना लो, मतलब बहुत ज़्यादा सब कुछ जो मैं लिख रहा हूँ लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में अपना डेफिनेशन, स्टेटमेंट, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अपने हिसाब से। मेन तो एट द एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको अच्छी करनी है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी तब होगी ना जब आपको डेफिनेशन पता होगा, थ्योरम के रिजल्ट पता होगा, ताकि आप लगा सको उसमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो सॉल्व डेफिनेशन और थ्योरम से ही होते हैं, तो उसके लिए डेफिनेशन थ्योरम याद होने चाहिए। तो उसके लिए आप रिवाइज करोगे, जब याद नहीं रहेगा तो वापस नोट खोल के देखो, क्योंकि वीडियो बार बार खोल के देखो दिक्कत होगी। इससे अच्छा है कि एक नोट्स बना रहेगा आपका, तो उसको खोल के रिवाइज करते रहो कि देखो ये टॉपिक जो हुआ था, घर पे जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो देख देख के सॉल्व करो। अच्छा, इसका ये जैसे बहुत सारे मार्केट में वो भी हैं, वो भी मिलते हैं, कुछ 2-3 पेज का एक फार्मूला सीट मिलता है, तो मिल जाएगा, कोई बच्चे भेज देंगे, है ना। ये लोग इनके पास है, हरका और ये सिमरन, इन लोगों के पास था, बच्चों के पास एक आता है वो ना, वो किसी टीचर का शायद है, तो उस तरह से है, या किसी यूनिवर्सिटी का, तो वो शॉर्ट या मिल जाएगा, गूगल करोगे ऐसे मिल जाएगा, फार्मूला सीट टाइप का, जिसमें सारे जो रिलेशंस हैं, फार्मूला है, वो उस पे है। तो इस तरह से है, तो उससे भी रिवाइज कर सकते हो। अदरवाइज अपना बना के रखोगे नोट्स, तो अपने नोट्स को बार बार रिवाइज कर सकते हो आप, यही है। तो जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लो, जो भी पॉसिबल, आप मिनिमम टाइम तो देना ही पड़ेगा, ये है। सो जस्ट मेक योर ओन नोट्स, क्वेश्चन जो करा रहा हूँ करो, फिर खुद से सॉल्व कर लो, बाद में एक बार टॉपिक हो गया PYQs कर लो, फिर PYQ के बाद मॉक टेस्ट कर लो या DPPs कर लो प्रैक्टिस के लिए, ये है। और अभी जैसे मेरा लास्ट ईयर चल रहा है, 3rd ईयर कॉलेज का, और कॉलेज में अभी एस्टिमेशन थ्योरी और रिग्रेशन पढ़ा रहे। तो सर हम जाके बैठते हैं ना लेक्चर में, तो कुछ नहीं समझता है सर। जब भी आपके लेक्चर देखते हैं ना सब, तब क्लास में आंसर कर पाते हैं, वरना समझता ही नहीं है सर कुछ। और कॉलेज ना जाओ तो सर घर पे फ़ोन करके बोलते हैं कि आपका लड़का कॉलेज नहीं आ रहा, अटेंडेंस का उसका इश्यू है, एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे, वगैरह वगैरह। तो ये शायद इसका वजह ये अप्रोच का है, क्योंकि जैसे मैं भी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, है ना, तो अप्रोच क्या है कि वो पढ़ाने का अप्रोच क्या है। कुछ लोग थ्योरेटिकल अप्रोच होता है, थ्योरम का प्रूफ लिखा रहे होते हैं, तो प्रूफ थोड़ा समझना डिफिकल्ट होता भी है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बोरिंग टाइप का हो जाता है। हम जो पढ़ाते हैं हमारा टू द पॉइंट होता है, भैया ये है डेफिनेशन, ये है थ्योरम, ऐसे लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये एंट्रेंस अप्रोच हो गया कि सिंपल है। तो ये क्या है, टू द पॉइंट और कंसाइज है, उतना घुमाते फिराते नहीं है ना, शायद इसलिए समझ आता है कि सीधा सीधा डेफिनेशन, सीधा सीधा थ्योरम, सीधा सीधा क्वेश्चन करते हैं, तो इससे आपको इजीली समझ आता है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और सारा कॉलेज में होगा थ्योरेटिकल अप्रोच होगा उनका, कि इसलिए मतलब कम्युनिकेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, बिकॉज थ्योरेटिकली चीज़ें डील होती हैं, या हो सकता है चीज़ें आप नहीं जानते हो तो पहली बार में मुश्किल लगता भी है, तो ये भी वजह हो सकता है। बट वही है, रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, कॉलेज का है तो जाना पड़ेगा, 75% कंपलसरी अटेंडेंस रहता है, तो वो तो जाना पड़ेगा। अब क्या क्लास में बैठ के पढ़ सकते हो, ये कर सकते हो आप, या उसका कुछ अपने लेवल ऐसे कर सकते हैं सर, पीछे बैठ जाए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करे, हाँ, और वो तो अटेंडेंस ऐसे ही होता है सर। एग्जैक्टली। तो उनका पढ़ाई देखने के बजाय तुम बैठ के अपना क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, ये है, तो ये कर सकते हो, ये। नहीं तो जो लोग कॉलेज में बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कॉलेज में बहुत अच्छा समझ आ गया आपको तो कोचिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि हम भी कुछ अलग थोड़ी पढ़ाते हैं, जो किताब में लिखा वही पढ़ाते हैं। कॉलेज में लोग वही पढ़ाते हैं जो किताब में लिखा हुआ है, तो वैसा है। लेकिन हर टीचर का अपना अप्रोच है, पढ़ाने का अपना तरीका है ना, कम्युनिकेशन स्किल हर टीचर का अपना है, तो उसके हिसाब से वो कन्वे करते हैं नॉलेज को, तो वो है। फिर बच्चों का भी अपनी कैपेसिटी है रिसीव करने की, तो उसके हिसाब से वो रिसीव करते हैं, है ना। तो इसमें रिवीजन का रोल है। पहली बार में हो सकता है सब कुछ आपको नहीं समझ आएगा, दूसरी तीसरी चौथी बार में चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन वही जो बता रहे हैं कि कॉलेज में अगर जाना कंपलसरी है तो पीछे बैठ के अपना प्रॉब्लम सीट सॉल्व करो, DPPs ले नॉन PYQ वाला, या PYQ उठा के सॉल्व करो, ऐसा है। ये कर सकते हो, अटेंडेंस भी लग जाएगा, तैयारी भी होती रहेगी, ये है। हाँ, पर ना सर वो जो होता है ना कॉलेज में जाकर पीछे बैठकर मतलब खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसमें ना एक आवाज एग्जाम के मतलब कॉलेज का अगर एग्जाम ठीक ठाक है तो मतलब एग्जाम का PYQ से उठा लेते हैं तो ठीक है। पर जिन कॉलेज में ना एग्जाम मतलब बहुत मुश्किल वगैरह कर देते हैं ना, वहाँ पर आपको मतलब दोबारा पढ़ना पड़ेगा, मतलब वो वहाँ पर टाइम खराब होगा। तो इससे अच्छा है मतलब एक ही टाइम पर बैठकर मतलब जो कॉलेज पर है ना जस्ट सुन लो बस, मतलब जो जब पढ़ रहे हैं ना जस्ट सुन लो, और नोट्स वगैरह लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते पर सुन लो, एटलीस्ट वो कम कम पर लग जाएगा। और तुम्हारा ना जो प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम सेट वगैरह लगाना है ना, वो सुबह में या फिर शाम तक, मतलब शाम तक अपने पेज पर लगा लो, पर
कॉलेज का टाइम पर लगाना मेरे हिसाब से मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो मतलब इनका ये कहना है कि मान लो कॉलेज में जो पढ़ाते हैं तो एग्जाम में वही पूछेंगे, तो अगर जैसे हम पढ़ा रहे हैं अगर वो डायरेक्ट पूछ लिया उस तरह से तो हो ही जाएगा, लेकिन उन्होंने जो थियोरेटिकली जो थ्योरी प्रूफ पूछ लेते हैं ना, थ्योरम्स के प्रूफ अगर एग्जाम में पूछ लिया जो कि हम कराते नहीं है, तो वहाँ थोड़ा दिक्कत हो सकती है, कहना चाह रहे हैं। तो वो जो क्लास में मेनली क्या है, थ्योरम्स, फिर उसका प्रूफ, थ्योरम प्रूफ, ये चल रहा होता है क्लास में। तो कॉलेज में स्पेशली क्योंकि उनका पर्पस भी एकेडमिक यही है, सिखाना है आपको, समझाना है कि कैसे आया ये थ्योरम। हमारे यहाँ होता है कि हमको कैसे यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये चीज़ है ना। तो वो है, तो वो आपको थोड़ा उसका सॉल्यूशन देखना पड़ेगा अपने लेवल पे कि आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो प्रिपरेशन एंड प्लस कॉलेज। और ऐसा पॉसिबल है, बहुत बच्चों ने किया है जो अपियरिंग में है ना, जैसे BHU से अभी अर्नव है, प्रियांशु है, ये लोग अपियरिंग है, सिमरन है अपियरिंग है, अर्का भी अपियरिंग है। तो ये सब अपियरिंग वाले बच्चे हैं, बहुत सारे, बहुत लोग हैं और भी। सो बाकी भी तो ये अपियरिंग वाले बच्चे तो इन्होंने किया, तो आप भी कर सकते हैं, बस आपको ऑप्टिमाइज करना होगा अपने लेवल पे चीज़ों को। ठीक है जी, और किसी को कुछ क्वेश्चन है? चैट है, मुझे लगता है इन लोगों ने ऑलरेडी हेल्प कर दिया, तो चैट पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बहुत सारा चैट हो भी गया है। तो फिर भी किसी का क्वेश्चन रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। सेशन 11 बजे तक ही है, तो 15 मिनट और है मान लो। और सर अदरवाइज जी सर मेरा बैकग्राउंड आर्किटेक्चर में है, तो सर स्टैट्स में नहीं है। एंड MEQ जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो तो IIT बॉम्बे एंड कानपुर ने हटा दिया था, राइट सर, 24 एंड 25 में। जी मगर इस बार आया नहीं है सर, तो मतलब ऑफिशियल इस पे, तो सर थोड़ा वरी मतलब हो रहा है कि इफ द नहीं रेस्ट्रिक्शंस आर पुट बैक इन नहीं प्लेस नहीं, तो पुट बैक नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शन पुट बैक नहीं होगा, है ना। लूज ही होते हैं, हार्ड नहीं करते जनरली। जैसे पहले कानपुर में भी था एलिजिबिलिटी कि हर सेमेस्टर में स्टैट्स पढ़े होने चाहिए थे, तो मैथ्स वाले बच्चे वहाँ एलिजिबल नहीं होते थे 2024 के पहले। अब 24-25 में दोनों नो रेस्ट्रिक्शन कर दिया, तो उसको वापस इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं, मतलब आप बता सकते हैं कि हम ये देख के तैयारी शुरू किए, तो दे विल कंसीडर। सो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होगा कि वो वापस रेस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। और चूंकि आजकल NEP का वो चल रहा है ना, यस इम्प्लीमेंटेशन सर। चल रहा है, तो NEP लाइक सेज कि इट इज यू अलाउ स्टूडेंट एनी, है ना, बैकग्राउंड स्टूडेंट टू स्टडी एनीथिंग। ये NEP का पर्पस ये है। सो रेस्ट्रिक्शंस नहीं आएगा एक्चुअली। यस सर, जस्ट फॉलो अप, तो इसमें सर अगर मतलब फॉर एग्जांपल ऑल्दो आपने बोल दिया, पर सर प्रोबेबिलिटी लो है उसकी, मगर सर व्हाट अदर ऑप्शंस एग्जिस्ट, मतलब प्योर स्टैट्स में अगर MSc करना है तो जैम के स्कोर पे, आई नो सर CCMN का आपने बताया है, मगर आई गेस वो भी ग्रेड में मांगते हैं कुछ सेम, तो सर ऐसे कोई ऑप्शन है क्या, जस्ट इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर यस कुछ। यस, जैसे मान लो जैम में रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, आप नहीं कर पाए, CCMN में भी लगा दिया, तो जैम के बाद एक एग्जाम CUET होता है। CUET के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप MSc स्टैटिस्टिक्स कर सकते हो, जिसमें बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओपन है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, या और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने एलिजिबिलिटी फिक्स नहीं किया कि आपने एक कोर्स मैथ्स का तो पढ़ा होगा, पूरे कोर्स में पढ़ा है कि नहीं? नो सर, मतलब बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर है तो एक 5 भी साल मैथ्स का का है, कोर्स मगर नहीं था, स्ट्रक्चर्स का होता है सर, मैथ का, प्योर मैथ का तो नहीं होता है स्टैट्स का भी एक भी कोर्स नहीं है। नो सर। तो तब थोड़ा दिक्कत होगा। तो मुझे लगता है कि आपके पास सिर्फ ऑप्शन IITs का ही बचता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज वाले और कंजर्वेटिव हैं ये, तो इनका डिमांड ज़्यादा होता है कि वही बच्चे लेंगे जिनको स्टैट्स पढ़ाओ। जैसे DU में अभी क्या कर दिया था, सिर्फ BSc स्टैट्स वाले MSc स्टैट्स करेंगे, बाद में उन्होंने अलग से नोटिफिकेशन निकाल के कहा कि चलो मैथ्स वालों को ले लेंगे। तो फिर मैथ और स्टैट्स का जो ऑनर्स वाले बच्चे हैं या मैथ स्टैट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनको ही सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं DU में MSc स्टैट्स का। मैथ वालों को भी इस बार आउट कर दिया था, फिर बाद में स्पेशल एक अलग नोटिस निकाल के उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो इनकी यूनिवर्सिटी का थोड़ा जो लोग हैं वो थोड़े वैसे हैं, पर्टिकुलर रहते हैं कोर्स को कि MSc स्टैट्स में आना है। जैसे एक और एग्जांपल, मेरा जूनियर था IIT बॉम्बे में, जो कि रामानुजन कॉलेज में फैकल्टी है, क्या नाम है उसका, रामानुजन में कौन है ये, अनिल किल्ला। सो ही वाज माय जूनियर इन IIT बॉम्बे। तो हमें जो डिग्री मिला उस पर लिखा है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स। अभी जो बच्चे होंगे उनका शायद MSc स्टैट्स होगा अब। तो उसको DU में PhD में एडमिशन नहीं दिया गया, बिकॉज ही हैज मास्टर डिग्री इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स। मतलब DU से ही PhD करना था, उसको नहीं मिला, इवन दाउ ही इज फैकल्टी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। वो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट है रामानुजन कॉलेज यूनिवर्सिटी में, स्टिल ही वाज डिनाइड PhD एडमिशन इन DU just because he do not have MSc statistics degree, he has MSc एग्जैक्टली applied नेम नहीं है statistics सर, degree। इसीलिए हैं? एग्जैक्टली नेम मैच नहीं कर रहा है हाँ, इसीलिए। मैं उनका था कि MSc स्टैटिस्टिक्स नहीं है आपका अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स है, ASI कोर्स है बॉम्बे में। तो इस तरह से है, तो नहीं दिया उनको एडमिशन। इवन कई जगह मुझे भी फैकल्टी के लिए मैं अप्लाई करता हूँ तो मुझे रिजेक्ट कर देते हैं यूनिवर्सिटी वाले, बिकॉज आई डोंट हैव MSc स्टैटिस्टिक्स डिग्री। तो यूनिवर्सिटी वाले थोड़े कंजर्वेटिव हैं, तो ये दिक्कत यूनिवर्सिटी में और ज्यादा होना है आपको। IITs वाले ओपन है, सो दे आर ओपन, सो आपके पास होप IITs का ही है, और वो बंद नहीं होगा।
लेकिन अगर होता है तो देन यू डोंट हैव एनी वेज, यू हैव टू डू मास्टर इन आर्किटेक्चर। ये है। सर, और सर अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई डिप्लोमा करते हैं स्टैट्स लेके, तो सर वैसे कोई ऑप्शन मतलब ब्रिज हो सकता है क्या सर, पॉसिबल? नहीं, मेरे क्योंकि एलिजिबिलिटी जो लिखते हैं ना बैचलर डिग्री ही लिखते हैं, मतलब स्टैट्स में आने के लिए कहेंगे स्टैट्स, मतलब मेनली यूनिवर्सिटी वाले ये करेंगे कि भाई तुमने बीएससी स्टैट्स में क्यों नहीं किया, ये दिक्कत है। तुम्हें एमएससी स्टैट्स में करना है, तुम्हें बीएससी स्टैट्स में करना था, तो ऐसा इनका, या मैथ में बीएससी है तो भी चल जाएगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलाउ करती हैं एमएससी मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट टू, या कोई और है तो उसको मैथमेटिक्स कोर्स या स्टैट्स कोर्स कम से कम एक पढ़ा होना चाहिए, ऐसा है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं तो है ना, मुझे लगता है कि एलिजिबिलिटी थोड़ा देखना पड़ेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार या ये लोग ओपन कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऑप्शंस हो सकते हैं, बट मैं ही प्रेफर करूंगा यू गो फॉर आईआईटी। बाद में भी दिक्कत होगी आपको, जैसे अगर आप कॉर्पोरेट में जाएंगे तो ठीक है, अगर एकेडमिक में आएंगे तो वहाँ दिक्कत होती है। जब आप स्विच करते हैं सब्जेक्ट ना, तो वो फिर आपकी काबिलियत पे डाउट करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाएंगे आप इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा प्रूव करना पड़ेगा, आप एक्स्ट्रा कैपेबल आपको प्रूव करना पड़ेगा कि यू आर दैट मच कैपेबल। अगर वो सोचेंगे हम बैकग्राउंड वालों को क्यों ना ले, हम बाकी बैकग्राउंड वालों को क्यों प्रोफेसर बनाएंगे, ऐसा होता है कई बार। राइट सर, ओके सर, तो ये सब थैंक दिक्कत यू। हो सकती है ना। जी सर। तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करो। आईआईटी ऑप्शन है, कॉर्पोरेट में जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आईआईटीज में रहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी यूनिवर्सिटीज में दिक्कत है। और किसी को कुछ क्वेरी है जी? सर मैं अमर जी से पूछना चाहता हूँ, उनका कितना डेली टाइम देते थे और कितना डेली क्वेश्चन सॉल्व करते थे? बता दो कोई भाई, डेली कितना टाइम देते थे? अब जो फुल टाइम वाले हैं उनका अलग होगा, कॉलेज वाले हैं उनका अलग होगा। बताओ जो भी बताना चाहे, कितना टाइम डेली आप देते थे थ्योरी के लिए, कितना मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, जैम में। बच्चे सर मैं तो लेक्चर में 2-3 घंटे चला जाता था, तो और बाकी 5, हाँ मतलब 3-4 घंटे क्वेश्चन पीवाईक्यू, मैं उसी में लगा रहता था एक्चुअली। हाँ, जो फुल टाइम वाले हो तो समझो कि 8 घंटे 9 घंटे, जैसे मान लो पिछले बार भी ज्वाइन की थी है ना, ये लोग बच्चे हैं तो बोल रहे थे जो जो ड्रॉप ले चुके हैं उनका कोई काम नहीं है, दिन में 7-8 घंटा यही करना है ना। जैसे सांजलि थी लास्ट ईयर बता रही थी कि आई वाज डूइंग 6 to 8 आवर्स एवरी डे। या बाकी बच्चे भी जो कॉलेज वाले हैं तो कॉलेज के हिसाब से 2-3-4 घंटे दे पा रहे हैं शाम को कॉलेज के अलावा। बाकी जो ड्रॉप कर रहे हैं तो उनके पास फुल टाइम है तो 7-8 घंटे डेली दे रहे हैं प्रिपरेशन को, इस तरह से है। बाकी और कोई बताना चाहो तो बता दो कितना टाइम आप देते थे और क्या लगता है कितना देना चाहिए। भाई आप कितना क्वेश्चन डेली सॉल्व करते थे? क्वेश्चन कितने करते थे? अब जैसे अभी तो 5-7 महीना है ना, तो इससे मैं मतलब 20-25 नहीं करता था, लेकिन जब लास्ट के 1-2 मंथ होता था ना तब 100 तक करता था, 100 प्लस भी करता था, क्योंकि मैं पीवाईक्यू 2 ईयर का एक ही बार करता था और ये टेस्ट सीरीज भी एक दे देता था। डीपीपी नहीं करता था जब लास्ट 1-2 मंथ होता था, तो टेस्ट सीरीज पीवाईक्यू इससे ही कंटिन्यू था। जैसे अभी क्या है, अभी तुमको अभी नया नया टॉपिक पढ़ा है तो थोड़ा टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में, ठीक। और तो अभी तुमसे क्वेश्चन बहुत मतलब कम ही होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि तुरंत 200-300 ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। बट जैसे क्या हुआ कि लास्ट में जाते जाते तुमको फिर याद आया कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा था, कौन सा क्वेश्चन में क्या गलती कर रहा था, वो तुमको आगे मालूम चलने लगेगा और तुरंत आप मतलब उसको देखते देखते क्वेश्चन करने लगोगे। ऐसा नहीं है कि मतलब ये तुमसे आगे नहीं होगा, ये ना सोचो कि आगे हमसे क्वेश्चन नहीं होगा। पहले जो प्रोसेस कर रहे हो उस पर ध्यान दो। अभी 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, 20 क्वेश्चन इनफ है, ऐसा नहीं जरूरी है कि 50 क्वेश्चन नहीं करने हैं हमको, डेली का टारगेट है। अगर 10 क्वेश्चन तुम्हारा हो रहा है, उससे कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो आगे तुमसे उस कंसेप्ट से कम 50 क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं है। तो उसको उस पर ध्यान दो, प्रोसेस पे ध्यान दो, वो जरूरी नहीं है कि कितना क्वेश्चन कर रहे हो पर डे। मतलब अपना बेस्ट दो, जो हो सकता है। 10 ही क्वेश्चन दिन में कर पा रहा 10 ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 कर पा रहा 20 करो, पढ़ाओ, अपना लेवल बढ़ाओ धीरे धीरे, है ना, वो बढ़ाओ। बट जितना कर सकते हो, देखो बहुत लोग जॉब के साथ भी जैम किए हैं, मैं जानता हूँ लोग जो जॉब कर रहे थे बीएससी के बाद फिर वो जैम करते थे। सबका अपना टाइम है, सबका अपना स्ट्रेंथ वीकनेस है। यू जस्ट डू योर बेस्ट और ये बिलीव के साथ करो कि हो जाएगा। ये है, वही है सर, रेगुलर करना पड़ता है। ये नहीं कि आज की 2 दिन नहीं कर रहे हो, 3 दिन नहीं कर रहे हो, ये फिर तो जैसे मेरे से 24 में यही गलती हुई थी कि क्या करता था पहले, 4 दिन ऐसे पढ़ लिया, फिर क्लास जाता था तो 2 दिन गैप हो जाता था, 3 दिन फिर ऐसे हो जाता था। तो ये नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे अगर लेग कर रहे हो, 2 दिन कर रहे हो तो मतलब 5 दिन पीछे जा रहे हो सीधा सीधा। क्योंकि कंसेप्ट स्टैट्स ऐसा चीज है कि लिंक करते जाता है सारा टॉपिक एक दूसरे से। अगर एक दिन गैप किए तो वो भूल जाओगे,
फिर उसके बाद आगे तुमको थोड़ा टिपिकल होगा, क्वेश्चन में वही थ्योरी लग जाती है कभी कभी, तो तुमको रेगुलर रहना पड़ेगा। और जैम तो ऐसा ही है सर, IIT का एग्जाम है तो प्रेशर, ये सब कुछ इमोशनल सब कुछ होना पड़ता है। सब हम लोगों ने यही झेला है सर कि कभी रो भी देते थे कभी कभी, और बात भी करते थे, दोस्तों से बात करो, जैसे कि फ्रेंड होंगे, फ्रेंड मतलब ग्रुप में अच्छा मतलब वो बनाओ, चाहे सीनियर है चाहे डाउट फैकल्टी होंगे उनसे पूछ सकते हो, अपना डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि वो सबके साथ होता है, उसमें टेंशन लेना वाली बात नहीं है कि मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। सबसे नहीं बनते थे स्टार्टिंग में, तो सबसे नहीं बनते हैं, ऐसा नहीं है। अभी बीच में भी होगे तभी भी नहीं, कभी कभी होता है कि लास्ट तक सब पेपर मतलब 2 दिन पहले पेपर है, अभी कभी मतलब ऐसे होता है कि 10 दिन पहले पेपर है, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि नहीं होता है, कोई जरूरी नहीं है, बस वही होता है IIT का एग्जाम होता है कॉन्फिडेंस से। जैसे क्या हुआ सर, इस बार सिलेबस बढ़ा दिया IIT ने, तो बहुत लोग वो हो गए कि सिलेबस बढ़ गया, सिलेबस बढ़ गया, वो तो सबके लिए बढ़ा है सर सिलेबस तो। और जो जितना अभी तक सिलेबस था उसमें तो सर कराए ही होंगे, उस पे अपना स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि उससे तो तुम कर सकते हो, और बढ़ाए उससे तो बहुत क्वेश्चन आएंगे, तो 10 क्वेश्चन आएंगे बहुत, हाँ 10 बहुत उससे है, ज्यादा तो नहीं आएंगे। 10 तो बहुत है, हाँ। हाँ, और तू वहां जिस पे वो है वो उस पे पहले ध्यान दे दो, और जो नए आएंगे सबके लिए नए टॉपिक हैं, तो सबका वो ऐसा ही रहेगा। तो जहाँ स्ट्रांग है वहां पे पहले फोकस कर लो, फिर उसके बाद में करो ना। थोड़े से क्वेश्चन पे ज्यादा हम लोग फोकस कर देते हैं, तुम ही नहीं सब हम लोग भी करते थे, ऐसा नहीं है। तो वो सब सोचना होता है, और उसी में मेच्योरिटी खोजनी होती है अपने आप के अंदर, और कुछ नहीं। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग करो, और जरूर परफेक्शन नहीं चाहिए, यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग। एग्जाम में 100 मार्क्स 100 में 100 थोड़ी लाना है, 100 में 100 मैं भी दूंगा नहीं आएगा, तो जरूरत थोड़ी है, तो हमें सब कुछ जानने की जरूरत थोड़ी है। यही बात है सर, कहते थे कि 100 में 100 नहीं लाना है, बात सही है सर, बट ये आप एक और बात बोलते थे कि जैसे कि ये होना चाहिए कि पेपर में जिस दिन अगर बैठ रहे हो तो जितने सारे जैम के टॉपिक हैं वो तुमको पढ़े होने चाहिए, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने सारा पढ़ा हुआ है, भले उस पर क्वेश्चन ना किया हो, तो वो टॉपिक हमको मतलब मैं देखा हूँ, कहीं ना कहीं देखा हूँ, इससे बहुत ज्यादा पेपर में कॉन्फिडेंस आता है। ये मैं यूट्यूब पे आपका सर देखता था लेक्चर, तो हर जगह देखता था, तो ऐसे मैं देखा था, आपका भी ऐसे दिखता था, तो उसी चीज को मैं ऐसा किया था। पहले मेरे को लेक्चर करने, मैं सितंबर में आया था, मतलब मैं पूरा वो हो गया था सर, पूरा डिप्रेस टाइप का हो गया था। सितंबर में मैं भी आया था, मैं सितंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, और मेरे को अभी तो जैम का सिलेबस बढ़ गया थोड़ा सा, तो बहुत होगा तो 20 दिन का टॉपिक होगा अगर बढ़ा है तो, नहीं तो मैंने सिलेबस को 3 महीने के अंदर किया था। फिर उसके बाद आपका मॉक लिया, उसके बाद मॉक लेने के बाद मतलब आपके मॉक से फिर मॉक देने लगा। मतलब मैंने अनअकैडमी से पढ़ा था थ्योरेटिकली, अगर मैं पहले से जुड़ा हुआ था अनअकैडमी से, इसलिए अनअकैडमी से थ्योरेटिकली पढ़ा हुआ था, बट मेरे को मॉक चाहिए था, सर का मॉक मतलब ज्वाइन किया था, और मेरे को बहुत हेल्प हुआ। जैसे कि टॉपिक वाइज मेरे को जैसे क्वेश्चन, जैसे अभी किसी ने पूछा कि कैसे होता, तो हमसे भी पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, तो बहुत कोशिश किया, जैसे 5-6 बार 7 बार, उसके बाद करने के बाद जाकर क्वेश्चन। हाँ, कौन कोई आ गया, ठीक है, ये सही बता रहे हैं। देखो उसके अकॉर्डिंग आप एक तो क्या है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, कुछ ना कुछ टॉपिक छोड़ देते हैं, जब छोड़ दोगे ना तो मन में एक वो रहेगा, इनसिक्योरिटी टाइप की रहेगी, उस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ गए तो क्या होगा। तो उस तरह से पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, जैसे वो कह रहे हैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, एक कॉन्फिडेंस रहे पूरा सिलेबस किया हुआ है। बाकी कुछ एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्म करो, यही है, सिलेबस पूरा करोगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा, तुमने पूरा सिलेबस कर रखा, पूरा PYQ कर रखा है, तो अब ये एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ पूरा सिलेबस PYQ हो चुका है, तो यू कैन अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। अब होगा नहीं होगा क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करेगा, आपके लेवल पे डिपेंड करेगा। हाँ सर, वही होता है पेपर में तो हम लोग का वही हुआ। 25 के पेपर में कोई जरूरी था कि मतलब कि पूरे क्वेश्चन आ रहे थे, बट उसमें जो प्रेशर को हैंडल किया उसका हुआ। जो प्रेशर को बहुत अच्छे अच्छे लड़के भी थे मेरे साथ में संपर्क में सर, की बहुत अच्छे करते थे, पेपर में भी बहुत अच्छा किया था, और मतलब डाउट सेशन में बहुत अच्छा करता था, बट वहाँ पे जो प्रेशर हैंडल कर लिया जो वो आ गया, वरना बहुत कम नंबर पे आए सर। ऐसा नहीं जरूरी कि किसी का 100 नंबर है और किसी का 80 है, 50 है, ऐसा 30-35 नंबर पे इस बार 40 रैंक है, अराउंड 40 है ना। हाँ सर, हाँ वो सर, है 40 रैंक है, 40 से तो उसमें 10 ही 15 क्वेश्चन करे थे, बट वो करने थे कि बहुत लोग ऐसे थे सर, क्वेश्चन किए थे सिली मिस्टेक कर दे रहे थे, क्योंकि इतना 2-2 पेज में जा रहा था वो सोल्यूशन, इसकी वजह से सिली मिस्टेक हो जा रहा था, कभी किसी का माइनस छूट जा रहा था। तो IIT यही सिखाती है सर कि आप प्रेशर को हैंडल करो। जैसे ये सिलेबस बढ़ाया है तो इसमें आधा लड़के तो ऐसे प्रिपरेशन छोड़ देंगे कि देख कर कि अब कौन करेगा, अब तक ये हो नहीं रहा था, अब इतना कौन करेगा। तो ये वो IIT का यही रूल है सर। जैसे क्लास में भी यही सीन है कि असाइनमेंट देते हैं और आधा की लड़के छोड़ देंगे क्वेश्चन इतना करके, और इधर उधर का क्वेश्चन है ऐसे ही।
बिल्कुल, है ना? तो मतलब वो बस आप टिके रहो, कोशिश करते रहो, अपना बेस्ट परफ़ॉर्म करो, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ज़्यादा डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, उनमें से ही होगा। जैसे अभी जहाँ पे आप हो, ये लोग भी पिछले साल वहीं पे थे। तो इस बिलीव्स के साथ तैयारी करोगे, हो जाएगा। इस बिलीव के साथ, बाकी ये सब प्रोसेस में डर, ये सब पार्ट ऑफ द जर्नी है। बट ये है कि टिके रहो, जैसे अब सिलेबस बढ़ा है, बहुत लोग सोचेंगे यार इतना सिलेबस है, क्यों होगा, छोड़ देते हैं। ये सब ऐसे भी होगा, या बस आधे मन से तैयारी करेंगे, तो उससे और दिक्कत है। जब तैयारी करो, पूरे मन से तैयारी करो, बिलीव के साथ तैयारी करो, ये है। तो वो पक्का आ जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है नहीं, ठीक है? मुश्किल से 300-400 सीरियस बच्चे हैं, बस वही है। बाकी जो ड्रॉपर है सर मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, मतलब जो प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या है, वो मैं बता दूंगा, कैसे मैंने किया था अपना, और मतलब कुछ चाहिए हाँ। क्वेश्चन वोश्चन भी भेज सकते हैं मेरे को। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत है ना। तो ये आप अब टेक्स्ट करना नंबर पे, जिनका भी नंबर चाहिए, क्योंकि हमारे पास पार्टिसिपेंट बहुत कम है, सो विल सेंड यू नंबर एंड देन आप बात करके गाइडेंस ले सकते हो। सेशन रखने का पर्पस ये होता है कि एक साथ सब लोग पूछ सके, क्योंकि आप मान लो वो भी एमएससी आईआईटी बॉम्बे में कर रहे हैं, वहाँ पे अलग एकेडमिक प्रेशर है। अब उस बीच में कोई बच्चा बार-बार परेशान करेगा, तो वो नहीं इतना हेल्प कर पाएँगे जितना यहाँ पे है कि एक साथ सबको कुछ क्वेरीज़ हो जाएगा, है ना? पर्सनल लेवल पे कभी-कभी पूछोगे, ठीक है। अब वो उतना है ना, तो इससे मान लो एक ही कैंडिडेट को अगर 50 बच्चा कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो अपना कोर्स देखे कि तुम्हारा हेल्प करे। लेकिन ये है, फिर भी अगर 1-2 अब ज़रूरत पड़ती है, तो वी कैन शेयर नंबर, है ना? ये है। सर मेरे को ये पूछना है कि सर पीवाईक्यू अटेम्प्ट कैसे करें? पीवाईक्यू अटेम्प्ट कैसे करें? सर सर पहले मतलब सॉल्यूशन देख सर देख क्या, के करें या कैसे करें मतलब? ये पहले खुद से हाँ करेगा जैसे सर का अरे जैसे हाँ क्या लेक्चर है, लेक्चर देखो, लेक्चर में तो ऐसे करा देते हैं सर, क्वेश्चन तो लगभग हम देखा हूँ लेक्चर सर का, तो लेक्चर में मतलब क्वेश्चन टॉपिक वाइज तो इनका चलता रहता है सर का क्वेश्चन। और जैसे कि तो पहली बार तो किसी को नहीं आएगा सर अप्रोच, तो वो तो रियल सी बात है। सर भी यही बात बोलते हैं कि मतलब पहली बार किसी को नहीं आता, उसको पहली बार तुम सीखो, फिर अप्लाई करो, आगे के 2 क्वेश्चन बनेंगे, उससे बनने लगेंगे धीरे धीरे। कोई जरूरी नहीं है कि पहली बार में सबसे आता है। मेरे से खुद नहीं आता था सर कुछ क्वेश्चन, तो मतलब जैसे पहले सोल्यूशन देखता था, उसके बाद ट्राई करता था आगे का। सब क्वेश्चन का सलूशन मत देखो, पहले खुद से भी ट्राई करो, जो तभी नहीं हो रहा डेवलप है, होगा खुद का थिंकिंग। ठीक है ना? मतलब सीधा अगर बच्चा, सर जो मेथड बोलेंगे बस वही सोच पाओगे, खुद का नहीं सोच पाओगे। हाँ मतलब पहले सॉल्यूशन से मान लो क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं हुआ तो सोचो क्यों नहीं हो रहा, आप थोड़े हाथ पैर मारो इधर उधर, हो जाएगा। थोड़े इधर उधर देखने से, थ्योरी देखो, थ्योरम्स देखो, जो कुछ लगा सकते हो करो। नहीं तो फिर पूछ लो टीचर से, डाउट फैकल्टी से, फिर उनका समझो क्या है, फिर वैसे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो सो दैट, या वो खुद से करके देखो अगर हो जा रहा है। मतलब वो ऐसी प्रोसेस वही है कि पहली बार में 50 में मान लो 4 ही क्वेश्चन होंगे, दूसरी बार थोड़ा और कॉन्सेप्ट सीखोगे तो फिर अगर 5, 10, 20, 50 के 50 हो जाएंगे एंड तक, तो एंड तक सारा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए रिपीटेडली आपको एफर्ट्स मारना पड़ेगा ना, ये है। जो नहीं हो रहा डाउट पूछो, मतलब सॉल्यूशन देख के नहीं करना है, ओके सर। ये है। पहले ट्राई करना है, फिर नहीं होगा तो सीख के फिर ट्राई करना है, इस तरह से सीखो, फिर से सॉल्व करने की कोशिश करो, रेगुलर टाइम पे डिवाइस करने की कोशिश करो, और तब तक एंड तक सारी चीज, जो पहले दिन आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, एंड जैसे ये लोग भी जब शुरू किए थे, इनको भी सारा क्वेश्चन मुश्किल लग रहा था, नहीं हो रहा था, लेकिन जब पूरे 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लगे, तो उसके बाद चीजें आसान हो गई। तो सेम आपको करना है। सो अभी 6 महीने एग्जाम में है, 15 फरवरी को एग्जाम है ना? आज 3 सितंबर है, सॉरी 3 अगस्त है आज, तो आपके पास ऑलमोस्ट है ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना? अगस्त पूरा है ना हमारे पास, तो अगस्त, है ना? अभी से भी रेगुलर करोगे तो हो जाएगा, बहुत ऐसा टाइम है कुछ ना? नहीं है, बस रेगुलर रहना चाहिए सर, बस हाँ वही। बिल्कुल। और बार बार रिवीजन तो करना पड़ेगा। जैसे आप कहते हैं सर कि कम से कम अपने नोट्स का कम से कम 15 से 20 बार रिवीजन कर लो, और पीवाईक्यू कम से कम 10 बार कर लो, वो हो जाएगा। जैसे कि टॉपिक वाइज पहले कर लो, उसके बाद ऐसे ईयर वाइज कर लो, फिर बार बार क्वेश्चन फिर देखोगे तो उसी टॉपिक पे आते रहेंगे, मॉक के क्वेश्चन भी उसी टॉपिक पे आते हैं, हट के थोड़े आएंगे कुछ। मतलब पहली बार में आपको हो सकता है, पहली बार में नहीं होगा एक भी क्वेश्चन, लेकिन सीख लोगे, दूसरी बार में ज्यादा हो जाएगा, तीसरी बार, जैसे 10 बार इन्होंने कहा, अब 10वीं बार में ऐसा होना चाहिए 50 के 50 होने चाहिए। अगर उस पीवाईक्यू उस टॉपिक के 50 क्वेश्चन है मान लो उस सीट में, प्रॉब्लम सीट में, पीवाईक्यू वाले में, तो एंड में 50 के 50, या तब तक सॉल्व करो जब तक 50 के 50 ना सॉल्व करना तुम्हें आ जाए। इस तरह से रिवाइज करते जाओ, तो एक एट द एंड एग्जाम तक आपको सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सिलेबस पीवाईक्यू तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसके बाद भी प्रैक्टिस करने हैं। तो सिलेबस करो, पहले नहीं होगा, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, सीख सीख के प्रैक्टिस करते रहो, तो एंड तक तुम्हें सारा सॉल्यूशन आ जाएगा। और जब सॉल्यूशन आएगा तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी साथ में सीख लोगे। तो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ही तो है। शुरू में क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता था या अप्रोच नहीं पता था। बाद में सॉल्व क्यों हो जाए? क्योंकि तुमने कॉन्सेप्ट कहीं से देख लिया या अप्रोच कहीं से देख लिया, तो सीख गए। तो उस टाइप के नए क्वेश्चन जब मिलेंगे तो शायद तुम कर पाओगे। यही सीखने का तरीका, सीख, वन बाय वन लर्न।
लर्न वन बाय वन। आई थिंक टाइम एक्सीड हो गया है, सो ओके सर। ठीक है। आई थिंक चैट में इफ यू वांट टू शेयर यू कैन मेल आईडी या अपना शेयर कर सकते हो, है ना, जो बच्चे हैं, एंड यू कैन आस्क, अदरवाइज हम लोग शेयर कर देंगे। सो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सब लोग जो आए हैं, जो भी लोग हमारे यहाँ पे गेस्ट थे, चाहे प्रियांशु, सिमरन, अर्नव, जयिता, मान्य, अमन, हरका, और इधर प्रदीप, वैभव, मंगलेश्वरी, ज्योति, सो देव ज्योति, हार्दिक, शिवांगी आई थिंक आ नहीं पाई थी, गौरव, है ना। सो थैंक यू आप सबका, आप ज्वाइन किए। ये बच्चों को हेल्प करेगा क्योंकि इससे थोड़ा सा ना उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि जैसे आप लोग किए हैं तो वो भी कर लेंगे। और एक होता क्या है ना, जब कोई क्वालिफाइड बच्चा बताता है तो ज़्यादा ट्रस्ट होता है कि हाँ जब इन्होंने किया तो हम भी कर लेंगे, इन्होंने ऐसे किया था तो हो गया, तो हम ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए हम लोग सेशन रखते हैं। या थैंक यू सो मच। जैम का वेबसाइट आ चुका है, आदित्य आई थिंक चैट में पूछ रहे हैं, तो जैम का ये वेबसाइट है, आप जाके देख सकते हैं। जैम का नोटिफिकेशन आ गया, वेबसाइट भी आ गया है, jam2026.iitbombay.ac.in, आई थिंक ये वाला है। सो ये वेबसाइट है jam2026.iitbombay.ac.in, ये वेबसाइट है, इस पर सारा जानकारी जैम का है। बॉम्बे इस बार एग्जाम करवा रहा है, सो यू कैन सी देयर, है। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड थैंक यू ऑल गेस्ट जो हमारे स्पीकर थे। थैंक यू, आप लोगों का गाइडेंस बच्चों को हेल्प करेगा, एंड थैंक यू आप लोग आए। बाकी मैं भी अवेलेबल हूँ, कभी कोई ज़रूरत पड़ेगा तो। आप लोगों को यही एडवाइस है कि वहाँ टिके रहिए। शुरू में फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आगे से आदत हो जाएगी। होगा अभी इससे ना बहुत सर्वाइवल इशू आएगा, अभी एग्जाम उजाम होंगे ना, क्योंकि मैं भी उसी सिस्टम से निकला हूँ, तो इस तरह से है। तो आपको बहुत डिप्रेस होगे, डर लगेगा, आपको लगेगा फेल हो जाएंगे, लेकिन फेल होंगे नहीं। आपसे ही मोटिवेट है सर, हाँ आप ही वही, से मोटिवेट है। और हम भी आप लोगों के जैसे ही रहे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी बहुत मतलब ऐसे टॉपर कभी नहीं रहा हूँ, रेयरली, मतलब एवरेज बच्चा ही रहा हूँ। तो बस मैंने कर लिया तो आप लोग भी कर लेंगे, बस यही है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सबको जो बॉम्बे कानपुर में है। बाकी थैंक यू सर जी, थैंक यू सर। एक्सपोर्ट, अच्छा ये मैसेज, ओके मैं देखता हूँ इसका ऑप्शन है।